देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDS 184 रेडियो लेखन। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं टोटल 12 चैप्टर हैं और 12 के 12 चैप्टर क्या हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग पूरी क्लास को यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिएगा, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को और हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। जिस भी चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उसी को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखिएगा हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, रेडियो एक परिचय। ठीक है, जिसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर दे रखा है कि रेडियो दूरसंचार का एक माध्यम, यानी रेडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जैसे एक है, अगर आप देखेंगे रेडियो में कौन कौन से संगठन होते हैं। संगठन का मतलब समझते हो, उसमें जैसे कार्यक्रम विभाग होता है भाई, जो अलग अलग कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है ना। जैसे एक तकनीकी विभाग, रेडियो में जो टेक्निकल काम होता है ना, फ्रीक्वेंसी। दूसरा प्रशासनिक विभाग होता है जो भाई सबका, और फिर वाणिज्य विभाग होता है। ठीक है, ये सारे विभाग होते हैं। तो रेडियो दूरसंचार का माध्यम है, दूरसंचार क्या है या रेडियो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा 1.2 में क्या देखा, रेडियो दूरसंचार का एक माध्यम। देखो, रेडियो शब्द जिन अर्थों में हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं रेडियो सेट का संक्षिप्त रूप है, यानी रेडियो रिसीवर या रेडियो सेट होता है। देखा होगा ना कि खास तौर से तुम लोगों ने रेडियो देखा होगा कि डिब्बे सी तरीके से आता है, जो रेडियो रिसीवर या रेडियो सेट की तरह होता है। ठीक है, रेडियो को दूर संचार का माध्यम पता क्यों कहते हैं। दूर संचार क्या मतलब होता है, दूर संचार का मतलब होता है कि जानकारी को, यानी जो सूचनाएं होती हैं उनको जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं वही तो दूर संचार है। अब जैसे मान लो भाई रेडियो है, ठीक है, तो रेडियो में मान लीजिए समाचार है, तो समाचार भाई दिल्ली से प्रसारित किए जा रहे हैं या दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, दिल्ली से उसका प्रसारण किया जा रहा है। लेकिन कह सकते पूरे देश में, पूरे देश के दूर दराज इलाकों में जानकारियां पहुंच रही, समाचार पहुंच रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो को क्या कहा जाता है भाई, दूर संचार का माध्यम है। आप समझ रहे हैं। अब देखो दूर संचार क्या है, संचार का अर्थ है कि भाई एक स्थान से किसी चीज को दूसरे स्थान तक जब भेजा जाता है उसको कहते हैं संचार। ठीक है, गैस स्टोव पर रखा तवा रोटी को ताप पहुंचाता है तब यह संचार है, यानी सूर्य की किरणों से धरती पर पेड़ किसी पदार्थ को गर्म कर देता है तो यह संचार है। कहने का मतलब जैसे अगर आप लोग ना तवा रखो और नीचे आग जलाओ और ऊपर रोटी रखो, तो जो आग रहती है उसकी जो आंच रहती है तवे में लगती, तवा गर्म होता है और भाई रोटी जो है गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं संचार, यानी किसी भी चीज को एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं या ले जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं भैया संचार। ठीक है, अब मैं कागज पर लिख करके अपने घर से अपने बेटे को कुछ पढ़ने के लिए कहता हूं तो यह संचार होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई आप लोग बहुत दूर बैठे हैं मेरे से और मैंने एक चिट्ठी भेजी है लिख करके आपके बारे में, और वो चिट्ठी मैंने किसी के द्वारा भेजी है, तो क्या हो गया, ये दूर संचार है। पहले के टाइम में लोग देखा होगा ना कि लोग जो भाई चिट्ठी लिखते थे, जैसे मान लो पहले के समय में क्या होता था, दूरसंचार करता कैसे करते थे। पहले के टाइम में दूरसंचार पता ऐसे होता था, जैसे मान लो भाई किसी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके और उसको मोड़ करके फोल्ड करके रख के और कबूतर के गले में टांग देते थे और कबूतर कहीं दूसरी जगह चला जाता था। तो ये क्या है, यानी जो चिट्ठी है दूसरी जगह पहुंच जाती थी। इस प्रकार से कह सकते कि उस समय हम लोग क्या करते थे, दूरसंचार होता था ना। यानी कोई भी सूचना है, उस सूचना को जो हम दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, दूसरे स्थान पर जो भेजा जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूर संचार कहते हैं। समझ रहे हैं। आज दूर संचार में जैसे टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल, जैसे टेलीफोन क्या है भी एक प्रकार का दूर संचार है। ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट, या फिर आपका रेडियो सेट हो सकता है। लेकिन रेडियो पर आवाज सुनने के लिए आपको किसी प्रसारण स्टूडियो का सहारा। देखो रेडियो में जो दूरसंचार का माध्यम है तो भाई कोई न कोई प्रसारण केंद्र होता है। जैसे मान लो दिल्ली में एक प्रसारण केंद्र, यानी वहां से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं या कार्यक्रमों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से रेडियो में क्या होता है, दूरसंचार होता है। उसी प्रकार से आप लोग मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, रेडियो है, ये सब क्या है, दूर संचार के माध्यम है। रेडियो भी क्या है, दूर संचार का एक माध्यम है।
ठीक है। ये सभी अर्थों ये सभी उदाहरण ध्वनि के दूरसंचार के हैं। अर्थ यह हुआ कि ऊष्मा और ऊर्जा या ध्वनि को दूर तक पहुंचाने के लिए दूरसंचार, यानी जब हम लोग ऊष्मा को, याद रखना, जब हम लोग ऊष्मा को, ऊर्जा को और ध्वनि को दूर तक पहुंचाते, इसलिए हम इसको दूरसंचार कहते हैं। अरे भाई, रेडियो में आवाज ही तो रहती है जो दूर दराज इलाकों तक भेजी जाती है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। यानी जैसे भाई ऊष्मा मतलब होता गर्मी, ऊर्जा मतलब एनर्जी बोलते हैं ना, और ध्वनि मतलब होता आवाज। तो रेडियो में क्या होती, जो आवाज रहती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, दूर तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम इसको दूरसंचार कहलाता है। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। टेलीफोन माध्यम के लिए टेलीफोन एक्सचेंज होता है, मोबाइल टावर और रेडियो के लिए प्रसारण व्यवस्था। देखो जो मोबाइल होता है, मोबाइल भी एक प्रकार से भैया दूरसंचार का काम करता है। देखा होगा ना कि मोबाइल भी हमारे क्या करते हैं, दूरसंचार का काम करते हैं। तो मोबाइल में अगर आप देखो किस प्रकार से चलता है, जो टावर होता है इसी के जरिए क्या रेडिएशन भेजी जाती है ना, तब वो क्या करता है, एक प्रकार से कह सकते हो ये दूरसंचार का काम करता है। तो दूरसंचार के लिए आप लोग कह सकते हो कि किसी न किसी हमें क्या है, बहुत ज्यादा साधन की जरूरत पड़ती है, जो क्या करते हैं, सूचनाओं का, सूचनाएं भी जैसे ना, तो रेडियो भी क्या है, एक प्रकार का एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम लोग कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, उसके जरिए आवाज जो है उसको हम क्या करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग भेज रहे हैं। अब देखिए रेडियो की बात करेंगे। रेडियो वैज्ञानिक अर्थ क्या है, देखो मान लीजिए आपकी क्षमता 10 किलोमीटर तक चलने की है और आपको जाना 100 किलोमीटर है, फिर आप क्या करेंगे, यही ना कि आप बस में सवार होकर के, गाड़ी में सवार होकर के आप यात्रा करेंगे, ठीक है। अगर आपकी क्षमता 10 किलोमीटर चलने की है और आपको जाना 100 किलोमीटर है, तो आप ऐसा घोड़ा उपलब्ध कराता हूं जिस पर आप सवार होकर के 90 किलोमीटर जा सकते हैं, पर पहुंचकर मैं घोड़ा वापस ले लेता हूं, बाकी आप 10 किलोमीटर पैदल चल से, तो आपकी यात्रा 100 किलोमीटर की संपन्न हुई। यही है रेडियो प्रसारण का सिद्धांत, ठीक है। मैं स्टूडियो में बैठकर कुछ बोलता हूं और मेरी आवाज कुछ किलोमीटर के आगे नहीं जाती है, तब मैं आवाज को किसी घोड़े के माध्यम से, यानी हम वेव, कैरियर वेव के माध्यम से हवा में आवाज को छोड़ते हैं। प्रकाश की गति से क्या होती है, तरंगे चलती हैं और वो दूसरी जगह पर जाकर के पहुंचती है और दूसरा व्यक्ति उनको सुन सकता। रेडियो में क्या होता है, जैसे मान लो भाई कि मेरी आवाज, जैसे मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज मान लो कि भाई 1 किलोमीटर जाती है और मुझे अपनी आवाज को 100 किलोमीटर तक भेजना है, तो कैसे करोगे, 1 किलोमीटर तक आवाज गई। उसके बाद रेडियो में क्या हम लोग करते हैं, वेव तरंग का सामना करते हैं, यानी कैरियर वेव जो होती हैं हवा, इसके माध्यम से क्या करती हैं, हवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी हवा के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, कैरियर वेव के माध्यम से जो आवाज होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। रेडियो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, क्या दिल्ली में बैठा है, और आप मान लीजिए आप बंगाल में बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं जी, बंगाल में बैठे हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति ने बोला और उसे हमें बंगाल तक पहुंचाना है, तभी तो दूरसंचार होगा, दूर तक पहुंचाई जा रही आवाज। तो क्या करेंगे, दिल्ली में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो जब आप बोलेगा तो उसकी आवाज को हम लोग क्या करेंगे, तरंगों के जरिए, वेव तरंगों के जरिए, कैरियर वेव के जरिए हम क्या करते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो उसकी आवाज को भेजते हैं। रेडियो कह सकते हो कि इसी तरह से ही काम करता है। रेडियो के जो काम करने का तौर तरीका है सेम बिल्कुल ऐसा ही तरीका है, समझ रहे हैं। यानी क्या हम लोग इसमें करते हैं, भेजने का काम करते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि हमारे देश में आमतौर पर रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी समझा जाता है। पता होगा, आप सबने सुना होगा ना कि भारत में जो रेडियो है उसको किसके नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के नाम से जाना जाता ना। लेकिन हर रेडियो प्रसारण का अपना एक विशिष्ट ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। जिसे अगर आप देखोगे अमेरिका में क्या होता है, वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो का नाम है, ठीक है। ब्रिटेन में देखोगे तो बीबीसी बोला जाता है, ब्रिटिश में रेडियो प्रसारण होता है। जैसे नेपाल रेडियो नेपाल है, रेडियो पाकिस्तान है, आदि के नाम से रेडियो संस्थान होते हैं। कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि रेडियो प्रसारण को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जैसे एक मित्र ने कहा
कनाडा में आकाशवाणी के तो बहुत से केंद्र हैं। उनके कहने का अर्थ है कनाडा में बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं। यानी रेडियो स्टेशन क्या होते हैं, किसी देश में क्या होते हैं भाई मेरे, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो रेडियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, या आप लोग कह सकते हैं इसको किसके नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, ठीक है। अब तो आप रेडियो का अर्थ समझ गए होंगे। रेडियो का वैज्ञानिक शब्दावली जैसे विद्युत तरंगों में उत्पन्न से उसके लिए प्रयोग होता है, जिसकी आवृत्ति 10 किलो हार्ट्ज से लेकर के 1 लाख कह सकते मेगा हार्ट्ज से कम होती है। यानी रेडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो आज तो हमारे देश में बहुत सारे रेडियो स्टेशन है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम है, आदि क्या है, निजी चैनल आज भी। देखो पहले जब भारत में रेडियो आया था ना, तो सिर्फ सरकारी चैनल होता था, ठीक है, जिसको आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था। पहले रेडियो में मात्र और मात्र ओनली एक चैनल होता था, जिसको हम लोग सरकारी चैनल कहते थे, वो ऑल इंडिया रेडियो होता, आकाशवाणी होता था। लेकिन आप कह सकते हैं कि रेडियो के क्षेत्र में अगर आप देखो बहुत सारे प्राइवेट चैनल है, जैसे न्यूज में बहुत सारे प्राइवेट न्यूज चैनल हैं, उसी प्रकार से रेडियो में बहुत सारे प्राइवेट रेडियो चैनल है, जैसे रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम है। ये सभी लोग क्या है, इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं भाई मेरे, काम कर रहे हैं, कि अलग अलग रेडियो स्टेशन अब बहुत सारे आ गए हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, रेडियो का इतिहास, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास कैसे रहा है। भाई स्वतंत्रता से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में रेडियो आ गया था, तो भारत में आजादी से पहले रेडियो का इतिहास कैसे रहा, और स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हो गया उसके बाद हमारे देश में रेडियो का इतिहास और रेडियो का विकास कैसे हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो चलिए देखिएगा भारत में रेडियो का इतिहास कैसे रहा। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, यानी जब हमारा देश गुलाम था, तो गुलाम भारत में रेडियो की शुरुआत कैसे हुई और रेडियो कैसा रहा। देखो अमेरिका और ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के गठन के बाद भारत में इस दिशा में सोचा जाने लगा। देखो सबसे पहले जो रेडियो था ना, वो अमेरिका में आया था और ब्रिटेन में आया था, और आप सबको पता होगा कि भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम है, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं भाई भारत में भी रेडियो आएगा ही, सिंपल सी बात है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में रेडियो का पहला प्रसारण, ध्यान रखिएगा, जब भारत गुलाम था उस समय, स्वतंत्रता आजादी से पहले अगर आप देखें तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को मुंबई से शुरू हुआ था। यानी पहली बार भारत में जो रेडियो आया था, जो चला था, वो 23 जुलाई 1927 को मुंबई से शुरू हुआ। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, क्या नाम है, भारत के जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड इरविन, ने मुंबई में इस केंद्र का उद्घाटन किया था। भारत में सबसे पहले मुंबई में रेडियो खुला था, अगर आप देखेंगे तो उस समय का जो वायसराय था इरविन, उसने इसका उद्घाटन किया था। उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में भी, यानी उसी साल यानी 1927 में ही 26 अगस्त को जाकर के कलकत्ता में भी एक कह सकते कि रेडियो केंद्र का उद्घाटन गवर्नर वहां जैक्सन ने किया। मुंबई प्रसारण केंद्र का उद्घाटन, यानी मुंबई में जब रेडियो केंद्र खुला तो उस प्रसारण केंद्र का जब उद्घाटन हुआ था, तो भाषण देते समय लॉर्ड इरविन ने कहा प्रसारण के लिए भारत में विशेष संभावना, यानी लॉर्ड इरविन कहता था कि भाई भारत में रेडियो प्रसारण की क्या है, बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। क्षेत्र का विस्तार और उसकी दूरियों इस दिशा में प्रसारण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बना देती हैं। यानी भारत में रेडियो का विस्तार और जो यहाँ दूरियां थी, प्रसारण यहाँ विशेष था। मनोरंजन और शिक्षा दोनों की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो शायद हम कह सकते हैं कि भारत में उसकी सीमा का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। यानी भारत में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा और मनोरंजन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भारत में रेडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इरविन का कथन सही निकला और भारत में प्रसारण के विस्तार की संभावना दिखाएं। देखो इरविन ने बोला था भाई कि भारत में रेडियो का प्रसारण बहुत किया जा सकता है और बहुत अधिक संभावना है। हालांकि भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 के पूर्व प्राइवेट कंपनी और क्लबों द्वारा देखो 1927 से पहले भी भारत में रेडियो स्टेशन थे,
लेकिन कह सकते भाई उसको जो प्राइवेट कंपनियां नहीं होती, जो क्लब होते थे वो इसको चलाते थे। शुरू शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने आपस में मिलजुल करके मुंबई में रेडियो शुरू किया। उन्हीं दिनों मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए रेडियो शुरू किया था। इस रेडियो क्लब का प्रसारण 21 जुलाई 1924 को हुआ था। देखो भारत में रेडियो तो कह सकते हो 1927 से पहले भी आया था और 1927 से पहले भी भारत में रेडियो बज रहा था। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। 1927 से पहले भी भारत में यानी इंडिया में जो रेडियो है वो बज रहा था। लेकिन 1927 से पहले जो भारत में रेडियो था वह जो प्राइवेट क्लब थे, टाइप्स ऑफ इंडिया, डाक तार विभाग, ये सब लोग मिलकर के कह सकते हैं कि भाई भारत में रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। समझ रहे हैं, यानी कहना ये सब लोग छोटे छोटे लोग थे कर रहे थे। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण यानी जो छोटे छोटे लोग जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, डाक तार विभाग है, इनके पास पैसे की बहुत ज्यादा समस्या थी, इसलिए रेडियो क्लब अधिक समय तक रेडियो का प्रसारण नहीं रख सका। सन 1926 में यह क्लब बंद हो गया। भैया क्लब बंद हुआ तो रेडियो बंद हो गया उनका। लेकिन प्रसारण में रुचि रखने वालों की संख्या, भाई रेडियो सुनने वालों की जो संख्या थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए क्या प्रतिक्रियाएं अपनाई जाएं, इस संबंध में रेडियो निर्माताओं ने प्रेस की प्रतिनिधियों ने सरकार से बातचीत करना शुरू किया। यानी जो लोग रेडियो सुनना चाहते थे उन लोगों ने कह सकते हैं एक प्रकार से सरकार से गुजारिश की भाई कि भारत में भी रेडियो को शुरू किया जाए। यानी देखो हमने बात किया कि 1927 में 26 अगस्त 1927 में अगर आप देखेंगे, जुलाई में ही अगर आप देखें तो भारत में 1927 में रेडियो आ गया है। लेकिन वो सरकार, उससे पहले भी भारत में रेडियो होता था लेकिन प्राइवेट कंपनियां भारत में चलाती थी। मार्च 1926 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई गई और कंपनी ने 13 सितंबर 1926 को यानी मार्च 1926 में अगर आप देखेंगे तो भारत में एक कंपनी बनी जिसका नाम था इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। और एक कंपनी 13 सितंबर 1926 को प्रसारण करने का लाइसेंस सरकार से मिला। यानी पहली बार लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया। उस कंपनी का नाम था इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। उसने रेडियो का कह सकते भैया भारत में प्रसारण किया। इस कंपनी ने मुंबई में और कलकत्ता में 1.5 किलोवाट की क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाए थे। कितना? 1.5 किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर लगा था। ठीक है, इन केंद्रों से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे में कार्यक्रम सुन, यानी कितने किलोमीटर में? सिर्फ 55 मिनट, यानी 55 किलोमीटर में ही क्या है कि इसके जरिए एक के लोग क्या करते थे? रेडियो प्रसारण को सुन सकते थे। इस तरह भारत में प्रसारण की शुरुआत की गई। लेकिन आर्थिक संकट था, पैसे की कमी के कारण कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी की आय लाइसेंस से प्राप्त होती थी। लाइसेंस से कंपनी की इतनी आय नहीं होती थी काम चल सके। यानी जो इंडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी थी भैया वो भी धीरे धीरे क्या हो गई? बंद हो गई। कंपनी ट्रांसमीटर का खर्चा, रखरखाव, कार्यक्रम का खर्चा नहीं कर पा रही थी, इसलिए कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करे। भारत सरकार ने कंपनी को अपने अधीन कर लिया। यानी अंग्रेजों की जो उस समय देश गुलाम है, ठीक है, तो भारत सरकार किसकी सरकार भैया? अंग्रेजों की सरकार कह सकते हैं। तो अंग्रेजों की सरकार ने कंपनी को अपने अंडर में ले लिया और उसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रख दिया। ठीक है, नाम बदले जाने पर आर्थिक दृष्टि से कोई सुधार नहीं है। भाई नाम बदलने से आर्थिक स्थिति जो कंपनी की थी बदली नहीं। सरकार ने 9 अक्टूबर 1931 को इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बंद करने का निर्णय लिया और जिसका भारी विरोध हुआ। जनमानस की रुचि आक्रोश को देखते हुए इस सर्विस को चालू किया गया और कंपनी के विकास के लिए 40 लाख रुपए दिए गए। यानी अंग्रेजों की सरकार ने कह सकते हो कि भारत में रेडियो के प्रसारण के लिए कितने पैसे दिए? 40 लाख रुपए दिए। समझ रहे? श्री एपीजे एडम्स को कंपनी का कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पद पर नियुक्त किया गया। दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए सरकार ने जनवरी 1934 में 2.5 लाख रुपए दिए थे। कितने दिए थे? उस समय भाई बहुत पैसे होते हैं, समझे? दिल्ली में रेडियो स्टेशन की बनाने के लिए कह सकते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने जनवरी में कितने 1934 में जाकर कितने पैसे दिए? 2.5 लाख रुपए दिए थे। सरकार ने आय में वृद्धि के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड रेडियो सेट पर आय शुल्क 50% की वृद्धि कर दी। यानी रेडियो पर जो आय शुल्क था 50%। परिणाम स्वरूप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की आय दुगनी हो गई। इसके अलावा सरकार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की प्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती थी।
30 अगस्त 1935 को कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का पदभार संभाला गया। यानी यहां पर जो लोगों को आए थे, यानी भारत सरकार ने एक अलग ऑफिस खोला, यानी रेडियो के लिए कह सकते हैं कि भारत में क्या हुआ था, एक अलग डिपार्टमेंट खुला, एक अलग कह सकते हैं क्या खोला गया भाई, ऑफिस ही अलग ही ऑफिस इनके लिए खोला गया था। किसके लिए? रेडियो के लिए। उस समय यह ऑफिस उद्योग और श्रम विभाग के अंतर्गत था। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत के लिए फिल्डन ने बीबीसी के अनुसंधान विभाग में प्रमुख सेवा की। कुर्की ने भारत से आकर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और भारत में योजना बना करके पूरे देश में तरंगों यानी मीडियम वेव के ट्रांसमीटर लगाने का सुझाव दिया। अगस्त 1936 में बीबीसी के श्री भारत आए और उन्होंने चीफ इंजीनियर का पदभार संभाला। यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो भारत में रेडियो की शुरुआत की गई और 8 जून 1936 को जो कंपनी बनी थी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, उसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। और भारत में कह सकते कि भैया स्वतंत्रता से पूर्व जो अंग्रेज थे वो पूरा रेडियो प्रसारण का जिम्मा संभाल रहे थे और 8 जून 1936 को आकर के उसका नाम हमने क्या रख दिया, ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम रख दिया और भारत में रेडियो प्रसारण जो है वह चलता रहा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भारत में रेडियो कैसे रहा। देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक अहमद शाह बुखारी के कार्यकाल के दौरान विस्तार में योजना आई। स्वतंत्र भारत का पहला रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 को जालंधर में खुले। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, देश आजाद होने के बाद पहला जो रेडियो स्टेशन बना वो रेडियो स्टेशन पता कहां बना था, पंजाब के जालंधर शहर में बना। कब बना था जी? 1 नवंबर 1947 को। 1 जुलाई 1948 को श्रीनिवास ने रेडियो स्टेशन से कह सकते कि प्रसारण आरंभ किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लगाए गए और पूरे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कह सकते हैं रेडियो किया गया। भारत में अगर आप देखोगे स्वतंत्रता जब देश आजाद हुआ उसके बाद अगर आप देखें 1948 में पटना हो गया, कटक हो गया, अमृतसर, शिलोंग, नागपुर, विजयवाड़ा, पणजी में कह सकते हैं रेडियो के स्टेशन खोले गए। 1950 में अगर हम लोग बात करेंगे रेडियो प्रसारण केंद्रों के लिए नई योजना बनाई गई और पंचवर्षीय योजनाओं में रेडियो को प्राथमिकता मिली। देश की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को देखते हुए, यानी भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को देखते हुए कह सकते हैं कि स्वाधीनता के बाद यानी जब देश आजाद हुआ उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहले सूचना प्रसारण मंत्री बने। आपको पता हो कि भारत का पहला जो सूचना प्रसारण मंत्री बना कौन बना था? उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भारतीय संदर्भ में आगे बढ़ाया। जिस समय देश का बंटवारा हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, देखो जब भारत और पाकिस्तान बने थे ना तब 6 रेडियो स्टेशन थे इंडिया में। कितने थे जी? जब भारत और पाकिस्तान बना था उस समय 6 ही रेडियो थे, स्टेशन चलते थे भारत में। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, त्रिची और लखनऊ। 3 रेडियो स्टेशन जो थे पाकिस्तान में चले गए थे, जैसे लाहौर, पेशावर और ढाका पाकिस्तान में चले गए थे। यानी 6 रेडियो स्टेशन भारत में था और 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में चला गया जब भारत पाकिस्तान बने थे। लेकिन आजादी के बाद देश की परिस्थितियां अनुकूल हुई, तब रेडियो प्रसारण की योजना अधिक बढ़ी, प्रसारण केंद्रों का विस्तार हुआ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना, यानी भाई सबका भला हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय योजना को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के भैया कोने कोने में कह सकते हो कि रेडियो स्टेशन और ट्रांसमीटर लगाने का काम शुरू किया गया। 1957 में, याद रखिएगा 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके भारतीय संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जो ऑल इंडिया रेडियो अंग्रेजों ने रखा था 1957 में आकर के भारतीय संस्कृति परंपरा और हमारे जो परंपरा है उसके नाम से इस रेडियो स्टेशन का नाम बदला गया और कह सकते हैं इसका नाम हमने लिख दिया आकाशवाणी। आकाशवाणी समझते हो ऊपर से जो आकाशवाणी तुम सबने सुना भी होगा ना भाई कि आसमान से आवाज आती है, कुछ दिखता नहीं, इसीलिए रेडियो ऐसा ही था कि सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, इंसान नहीं दिखाई देता था।
क्योंकि हमारी पहले भी सुना होगा भाई, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि भैया देवकी का जो 7वां संतान होगा वो कंस को मारेगा। उस समय आकाशवाणी, तो आकाशवाणी एक ऐसा शब्द है जो भारतीय परंपरा में बहुत रहा। और आकाशवाणी का मतलब होता आकाश से कोई ध्वनि आती, आवाज आती, उसको हम लोग आकाशवाणी कहते थे। तो उसी नाम से रेडियो भी लगभग ऐसे था। रेडियो में कुछ दिखता तो था नहीं, बस आवाज आवाज सुनाई देती थी। इसलिए कह सकते हमारी संस्कृति परंपरा का शब्द जो था उसका, उसके जरिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के हम लोगों ने क्या कर दिया, आकाशवाणी कर दिया। आजादी के बाद भारत, स्वतंत्र भारत जब हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में भारत के ग्रामीण समग्र विकास की कहानी छिपी है। भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षिक, कृषि संबंधी विकास योजनाओं को बना करके उन्होंने विशेष बल दिया। इस दिशा प्रसारण में कह सकते हैं पंचवर्षीय। और भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई 1947 के बाद अगर आप देखेंगे, जब देश आजाद हुआ तो मात्र 6 रेडियो, कितना रेडियो स्टेशन था, मात्र 6 रेडियो स्टेशन थे जब देश आजाद हुआ। अब भारत में रेडियो स्टेशन की संख्या 326 हो गई है, यानी 326 रेडियो स्टेशन है इंडिया में। ठीक है, वर्तमान में कई प्रकार के रेडियो स्टेशन भारत में खुले हैं, जैसे प्राइमरी जो चैनल है 119 है, लोकल रेडियो चैनल जो है 92 है, विविध भारती सेवा जो है 43 है, एफएम रेनबो चैनल 25 हैं, एफएम गोल्ड चैनल 4 हैं। ठीक है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 5 हैं, नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस 5 हैं। ठीक है, ये यानी SBS जो है 1 है, रंगम 1 है, एडिशनल एफएम चैनल 35 हैं। टोटल जो रेडियो चैनल हमारे देश में कितने हैं, 326 हैं। ठीक है, अब तो और बढ़ गए होंगे, पहले किताब जब छपी गई। यानी आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में रेडियो प्रसारण जो है वह तेजी से हुआ। और जब भाई देश आजाद हुआ तो मात्र 326 रेडियो स्टेशन था। सॉरी, जब देश आजाद हुआ तो मात्र 6 रेडियो स्टेशन थे भारत में और 3 पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, लेकिन अब कह सकते कि जो 6 से कह सकते कितनी तेजी से संख्या बढ़ती चली गई। और अब हमारे देश में इतने सारे रेडियो स्टेशन खुल गए, अब तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल भी आ गए ना। तो भाई स्वतंत्रता से पहले भारत में रेडियो की स्थिति कैसी थी और जब देश आजाद हुआ उसके बाद रेडियो भारत में कैसे बढ़ा, इसको लेकर के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, रेडियो की भाषा यानी संकेत और कोड। ठीक है, अगर मैं रेडियो की बात करूं तो जैसे इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कई बार आता है, रेडियो लेखन में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और रेडियो लेखन की तैयारी। ठीक है भाई, अगर आप रेडियो लेखन कर रहे हैं तो उसके लिए आप तैयारी कैसे करें और रेडियो लेखन में हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, रेडियो में जैसे कोई कार्यक्रम आ रहा, कोई गीत संगीत का कार्यक्रम है, कोई खबर है, जैसे समाचार है, इन सब के लिए क्या है हमको करना ही चाहिए। देखो रेडियो की अगर आप देखेंगे तो भाई रेडियो की विशेषता क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रेडियो की विशेषता क्या है कि रेडियो एक प्रकार से क्या है, दृश्यहीन है ना, इसमें कुछ दिखता नहीं है। तो रेडियो लोगों की क्या करता है, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, यानी आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, यानी आप समझ रहे हैं, यानी आपकी कल्पना को बढ़ाने का काम क्या कर सकता है, रेडियो कर सकता है ना। अरे रेडियो के क्या भाई, दिखता तो कुछ है नहीं, और दिखने से रेडियो की पहली विशेषता क्या है कि व्यक्ति में एक कल्पना शक्ति को, यानी इमेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं ना, कि आप बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे रेडियो में कोई नाटक आ रहा है तो नाटक में बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा पहलवान है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, भाई पहलवान का शब्द आ गया है, कोई भी चीज आ गया, एक बहुत सुंदर स्त्री है या कोई भी चीज अगर उसमें बोला जा रहा है तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। यानी आपको आपकी कल्पना शक्ति को क्या है, ये जगाने का सबसे ज्यादा काम करता है। अगर हम रेडियो की विशेषता यानी रेडियो में क्या क्या खासियत है, ठीक है, तो कल्पना शक्ति को जगाता है। दूसरा क्या करता है, वर्तमान का बोध है, यानी रेडियो एक प्रकार से आपको प्रेजेंट टाइम की जो जानकारियां होती हैं, जो गपशप होती है, जो कौतूहल होती है, इस प्रकार से रेडियो आपको बताता है। यानी क्या है, वर्तमान का बोधक का मतलब होता है कि इस समय की जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, रेडियो हमको प्रदान करता है। देखा होगा ना कि रेडियो क्या करता है भाई, वर्तमान का बोधक है, यानी वर्तमान की जो जानकारियां हैं वो हमको कहां से मिलते हैं भाई, इसी से मिलती है ना, रेडियो से ही तो मिलती है ना। तो रेडियो क्या है,
कि रेडियो सुनकर के आप भाई कहीं की भी सूचनाओं को सुन सकते हैं। भाई पूरी दुनिया, देश में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इस प्रकार की जानकारी हम किसके करती हैं, किससे जरिए मिलती हैं, रेडियो के ही तो जरिए मिलती हैं। तो रेडियो क्या है, वर्तमान की जो चीजें होती हैं उनका हमें क्या कराता है, बोध कराता है। समझ रहे हो, क्या कराता है रेडियो। अगला क्या, रेडियो में क्या है, लचीलापन है। देखो रेडियो की सबसे बड़ी खासियत है भैया बहुत ज्यादा लचीलापन है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जा सकते। देखो ना कि बहुत सारे लोग जो रेडियो सुनते उनते रहते हैं, वही खाना बना रहे हैं तब भी सुन रहे हैं। जैसे मान लो कि छत पे चले गए तो रेडियो को छत पे उठा ले जाता है। कुछ कुछ लोगों को देखा होगा कि गांव में भाई खेतों में रेडियो लेकर के चल रहा है। पहले के समय में भाई मेरे जब रेडियो बहुत ज्यादा लोग सुनते थे, अब तो रेडियो कोई सुनता नहीं, अब तो लोग भाई मोबाइल का यूज करते हैं। पहले जब लोग रेडियो सुनते थे तो जैसे सब्जी बेचने वाला है, कोई आप चीज बेचने वाले हैं, घूम घूम करके अगर आप दुकान करते हैं तो लोग साथ ही साथ अपना रेडियो लेकर के चलते रहते थे। यहां तक रेडियो का क्रेज था। जैसे रेडियो पर कमेंट्री आती, देखा होगा ना कि रेडियो पर क्या होता है जी, क्रिकेट की कमेंट्री आती है। अगर भाई किसी को कमेंट्री सुननी है और वो कहीं जा रहा है तो साथ में ही रेडियो उठा लेता था, क्योंकि बहुत हल्का है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। रेडियो में बहुत ज्यादा लचीलापन है। कहने का मतलब आप काम करते करते भी रेडियो को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अरे जैसे बहुत सारे दुकानदार हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला है, बाल काटने वाला है, बहुत सारे कपड़े सिलने वाले लोग हैं, इनके दुकानों पे क्या है, रेडियो बजता है। क्योंकि रेडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई टीवी को तो देखना पड़ेगा, रेडियो को मात्र सुनना है, कानों से सुनना है। तो इसलिए रेडियो का बहुत क्या है, लचीलापन है। आप इसको लगातार टकाटक देखने को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेडियो लचीलापन इससे भी है कि आप इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, रेडियो में क्या तत्परता है, दृश्य माध्यम के लिए जितना महंगो उतना ज्यादा उपकरण की आवश्यकता होती है। इसकी तुलना में रेडियो की तकनीक और कार्यक्रम निर्माण में प्रसारण की आवश्यकता उतनी भी जटिल नहीं है। इसलिए रेडियो में सूचनाएं, समाचार तुरंत देने में कोई दूसरा माध्यम रेडियो की मुश्किल बराबरी नहीं कर। यानी रेडियो में कह रहे हैं कि रेडियो कोई भी सूचना को सबसे पहले दे सकता है। समझ रहे हो, यानी रेडियो कह सकते हो कि सूचनाओं को देने में, सूचनाओं के प्रसारण में रेडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत जल्दी कह सकते हैं कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दे सकता है। ठीक है, ये क्या है रेडियो की भाई मेरे क्या है, बहुत ज्यादा खासियत है, ये विशेषता है। रेडियो कह सकते भाई कोई प्राकृतिक आपदा भी आ गई है, तब भी बिजली भी नहीं है, तब भी रेडियो चलता ही रहता है। यानी बस आपका बैटरी लगी है और रेडियो चलता है। यानी कहने का मतलब है रेडियो भाई सड़क टूट गई है, रास्ता खंड गया है, तो तब भी रेडियो आपका चलेगा। क्योंकि रेडियो जो है प्राकृतिक आपदा या कोई भी आपदा थी उस समय भी रेडियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये चीजें क्या है रेडियो की, क्या भाई एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि क्या है, इसकी विशेषता है, इसकी खासियत है। रेडियो में आपको दिखेगा ही दिखेगा। और रेडियो में अगर बात करूं तो कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियो में अगर बात करूं तो जैसे अगर आप देखें रेडियो में क्या होता है जी, शब्द होता है। रेडियो में सारा शब्दों का ही तो खेल है, जो आपको शब्द सुनाई देते हैं और क्या खेल है। तो रेडियो में जो आवाज शब्द है। दूसरा क्या होता है रेडियो में, अगर आप देखें शब्दों के बाद ध्वनि, देखो ना जो आवाज आती है, ध्वनि, ध्वनि तो रेडियो में इंपॉर्टेंट है। अगर ध्वनि रहेगी तो रेडियो कुछ नहीं रह जाएगा ना। ध्वनि प्रकृति की देन है। जब आप शब्द और भाषा के आविष्कार नहीं हुआ तब भी ध्वनि उपस्थित थी। तो ध्वनि क्या है रेडियो के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और दूसरा भैया संगीत, समझिए रेडियो के लिए भाई संगीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने देखा कि रेडियो पर जैसे शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, लोक संगीत है, फिल्म संगीत है, पाश्चात्य संगीत है। समझ रहे, इतने प्रकार के क्या होते हैं, रेडियो संगीत होता है। तो ये सब क्या है रेडियो पर क्या आते रहते हैं। रेडियो पर मौन या पॉज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौन मतलब चुप हो जाते हैं और पॉज मतलब थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है, तो जैसे मान लो रेडियो पर, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अगर बोल रहा होता ना तो कई बार वो थोड़ा सा मौन भी लेता, पॉज भी लेता है। ठीक है, मौन, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा 1 सेकंड रुक जाओ, ऐसे। और ऐसा नहीं लगातार बोलता ही जा रहा। तो मौन और पॉज भी क्या है रेडियो में क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला हम लोग जो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो पूछा जा सकता है। आप देखिएगा रेडियो लेखन में सावधानी क्या है। देखो रेडियो की भाषा को समझते हुए हम जानते हैं कि मुद्रित माध्यम और रेडियो के माध्यम की आवश्यकताएं अलग अलग। देखो जैसे भाई अखबार में कोई खबर लिखी जा रही है और रेडियो में कोई खबर रहेगी, तो दोनों अलग अलग हैं। तो रेडियो के लिए, रेडियो बोलचाल रेडियो में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए रेडियो में जो लेखन किया जाता अलग। रेडियो में जो लेखन करोगे सबसे पहले उसका स्टार्टिंग जो ना
आकर्षक आरंभ किया जाता है। यूं तो किसी भी माध्यम और किसी भी विधा में कार्यक्रम के लिए आकर्षक आरंभ होना बहुत महत्वपूर्ण है। भाई कोई भी चीज हो उसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके जो आरंभ है, उसकी जो शुरुआत है बहुत आकर्षक होनी चाहिए। रेडियो पर कार्यक्रम का आकर्षक होना खास तौर पर जरूरी है। पूरे रेडियो कार्यक्रम का भविष्य आरंभ पर ही। देखो रेडियो में भाई कोई भी कार्यक्रम आता है तो उसकी जो स्टार्टिंग है बहुत आकर्षक होनी चाहिए, नहीं तो लोग रेडियो सुनेंगे नहीं, उसको बंद कर देंगे, ठीक है। किंतु रेडियो पर ना तो कोई सुंदर चेहरा होता है, ना तो कोई सुंदर दृश्य होता है, भाई ना तो कोई चेहरा दिखाई देगा, ना तो कोई किसी का आदमी दिखाई देता है। इसलिए आवाज और शब्दों के जरिए ही श्रोताओं को आप अपना बना सकते हैं। यानी शब्द और जो आपके वाक्य हैं इतने बेहतर होने चाहिए कि आप अपने शब्दों के जरिए आप अपने श्रोता को आकर्षित कर लें। आरंभ के कुछ शब्द यदि आप अपनी रोचकता से, अपनत्व से श्रोता को बांध लेते हैं तो कार्यक्रम आपका चलता रहेगा। सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अपने श्रोता को, यानी स्टार्टिंग आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। रेडियो में अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हो भैया तो सबसे पहले उसका जो आरंभ हो, जो उसकी स्टार्टिंग हो वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है तो आप लोगों को क्या लंबे समय तक क्या भाई बांध सकते। दूसरा, विषय सामग्री का नया, यानी रेडियो पर जो भी विषय हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उनमें बिल्कुल नयापन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। यानी रेडियो में जो भी कार्यक्रम आए, जो भी विषय उठाए जाएं, जो भी चीजें आप उस पर ला रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं, उनमें नयापन होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यू होने चाहिए। आप समझ रहे हैं, दुनिया के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया होता रहता भाई। पूरी दुनिया में भाई चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी है, आविष्कार होते रहते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ नया आता रहता है, ठीक है। इसलिए रेडियो में लिखते समय आपको नई नई जानकारियां, नई नई इंफॉर्मेशन क्या है आपको उसमें क्या करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। महानगरों में गाड़ी में लगे लोग गीत संगीत के साथ साथ नई नई सूचनाएं, समाचार, जानकारियां प्राप्त करने। देखो जैसे मान लो अगर आप देखोगे रेडियो में भैया गाने बजा रहे हो तो साथ साथ रेडियो में जो व्यक्ति बैठा है उनको नई नई जानकारी दे दे, नई नई सूचनाएं दे दे। तो इसलिए विषय सामग्री में हमेशा नयापन होना रेडियो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्तता, रेडियो में किसी भी कार्यक्रम को शॉर्ट में दिया जाता, संक्षिप्त आता है। इसलिए कोई भी प्रसारण संस्थान हो, उसे कार्यक्रम को शेड्यूल करना बहुत जटिल काम है। किसी भी कार्यक्रम में जरा से भी आगे बढ़ने से पूरा प्रसारण प्रभाव, जैसे मान लो भाई रेडियो पर आपको आधे घंटे का टाइम मिला है और आधे घंटे ज्यादा तुमने 35 मिनट का कर दिया तो बाकी सबका समय खराब हो जाएगा ना। तो रेडियो में सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई इतना लिखा जाए जितना आवश्यक है, जितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेडियो में क्या है कि और भी तो बहुत सारे कार्यक्रम आने हैं, तो भाई सबकी व्यवस्था, रेडियो के लिए लिखते समय आपको बहुत विस्तार के साथ नहीं बल्कि आपको संक्षिप्त लिखना है। यानी क्या है, शॉर्ट में लिखना है। रेडियो में जब आप लिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो में जो आप लिख रहे हैं वो आपका कार्यक्रम कितने मिनट का है। तो मिनट के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो रेडियो में तो कई बार ऐसा होता है लोग बोल करके देख लेते हैं कि मैं कितना बोल रहा हूँ और कितने मिनट तक ये चलेगा। समझ रहे हो कि जैसे मान लो खबरें पढ़नी है, 5 मिनट की खबरें हैं, तो ऐसा तो नहीं भाई 5 मिनट की एक ही खबर 5 मिनट में पढ़ रहे हैं तो आप बाकी कब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, खबरों को लिखने का काम करते हैं। यानी आपको ऐसा नहीं ये 5 मिनट का कार्यक्रम है, 10 मिनट का कार्यक्रम है, 15 मिनट का कार्यक्रम, 15-15 मिनट कुछ ज्यादा तो होता थोड़ी है, आधे घंटे का प्रोग्राम है, तो उसमें आपको लिखने की थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में आ रहा तो काम नहीं चलेगा। यानी आपको हर कार्यक्रम को सीमित समय है, भाई समय कम है और आपको कम समय में भी ऐसा कुछ करना ताकि हमारे जो सुनने वाले लोग आकर्षित हो सकें। अतः संक्षिप्तता यानी शॉर्ट में हर चीजों को लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या, स्वयं मूल्यांकन। रेडियो में क्या आप अपना, जैसे रेडियो में अगर जैसे माने रेडियो के लिए आपने कुछ लिखा तो भाई आप उसको खुद भी चेक करें, उसका आप स्वयं भी मूल्यांकन करें कि ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे मान लिया आपने रेडियो के लिए समाचार लिखे हैं तो आप 2-4 बार उसको खुद भी पढ़ कर देख लो, ये भी कहा जाता है रेडियो लेखन में। जैसे मान लो रेडियो के लिए मैंने समाचार लिखा है, लिख तो दिया है, अब मैंने किसी को दे दिया भाई पढ़ने के लिए, वो जो
जो पढ़ने वाला समाचार बैठेगा तो उसको पढ़ेगा। तो अब हमें भी खुद भी 1 या 2 बार क्या है पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों को भी पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुमने तो लिख दिया और आदमी को उठा के दे दिया तो जाकर तो कुछ भी पढ़, यानी पढ़ने में ताकि रुकावट ना हो, पढ़ करके 1-2 बार आप पहले भी उसको क्या करते हैं चेक कर। रेडियो में यानी अपना स्वयं मूल्यांकन हमको करना चाहिए, अपनी यानी रेडियो में अपनी जांच परख हम लोगों को खुद भी स्वयं भी। आपत्तिजनक सामग्री पर भाई रेडियो में लिखते समय ना कोई भी गाली गलौज अश्लीलता अश्लील शब्द इस प्रकार की चीजें आप रेडियो में प्रयोग नहीं करने। रेडियो लेखन में भाई जो आपत्तिजनक शब्द हैं, आपत्तिजनक वाक्य हैं, भाई किसी को धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, इस प्रकार के लेकर के जो ऐसे शब्द हैं जिससे लोगों को चोट लग सकती है, चोट लगने के मतलब जिससे दुख पहुंच सकता है, इस प्रकार के शब्दों का भी परहेज करें, इस प्रकार के शब्द प्रयोग मत करें। यानी रेडियो लेखन के समय, रेडियो लेखन में कह सकते हैं भाई गाली गलौज इस प्रकार की चीजें क्या है हम लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, या प्रयोग तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाई गाली गलौज इस प्रकार की चीजें आएंगी तो लोगों के लिए क्या है बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को क्या है जरूर करके ही जाना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्री, रूपक, पत्रिका और व्यक्ति चित्र। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, चौथा और 5वां चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है और वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, आएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री और रेडियो रूपक, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं भाई मेरे। कि डॉक्यूमेंट्री पर देखो, डॉक्यूमेंट्री और रेडियो रूपक, देखो रेडियो विशेषज्ञ डॉक्यूमेंट्री और रूपक में अंतर करना कठिन नहीं समझते हैं, तभी तक प्रसारण की दृष्टि से इन्हें एक ही माना जाता है। वास्तविक क्या है कि रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अभी तक कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया गया। यानी कह रहे हैं भाई मेरे जो डॉक्यूमेंट्री होती है और जो रूपक होता है इनको एक जैसा ही माना जाता है। रेडियो प्रसारण में इन्हें समानार्थी पर्यायवाची कहते हैं। डॉक्टर मधुकर गंगाधर के अनुसार पहली बार डॉक्यूमेंट्री शब्द का प्रयोग रूपक के साथ जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1926 में किया, जिन्होंने हिंदी में आलेख रूपक कहा गया। डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सही अर्थों में फीचर और डॉक्यूमेंट्री की जाने वाली रचनाओं को रूपक या रूपक कहना उचित मानते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री और रेडियो क्या देखिएगा, रूपक की प्रकृति डॉक्यूमेंट्री का अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री अंग्रेजी शब्द है और रूपक भैया हिंदी शब्द है। ठीक है, इसका मुख्य तत्व डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स हिंदी में से दस्तावेजी वृत्तांत कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस रूपक में दस्तावेजों और आरेखों का अधिक प्रयोग हो वह डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब समझते हो, किसी चीज पर यानी दस्तावेजों के साथ जो भी कार्यक्रम आता है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कह रहे हैं। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री की संकुचित परिभाषा, डॉक्यूमेंट्री इससे एक कदम आगे चल करके है। किसी समस्या के प्रति, किसी घटना के प्रति किसी जागरूकता उत्पन्न करने की जब कोशिश की जाती है, किसी घटना को लेकर के, किसी यथार्थ को लेकर के, किसी जागरूकता को लेकर के जब कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को हम लोग भैया बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। समझ रहे हो कि जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि भाई मेरे कोई घटना थी बहुत पहले घटी थी, जैसे 1857 की क्रांति हुई है, तो 1857 की क्रांति पर एक शॉर्ट फिल्म बना दी गई, शॉर्ट बना दिया गया, वो क्या है डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, पहले कोई घटना घटी हो या कोई समाज में जागरूकता फैलानी, जैसे मान लो कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज है, इन सभी विषयों पर अगर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। कि समाज में किसी समस्या, समाज में जैसे बहुत सारी समस्या, जैसे बेरोजगारी। ठीक है, अभी हमारे देश में क्या समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी को लेकर के अगर कोई कार्यक्रम बनाया जाए तो आप उसको डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। ठीक है, या किसी घटना को लेकर के या किसी जागरूकता को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के जब बनता है उसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। रूपक क्या होता है, रूपक विधा का जन्म, विकास और अस्तित्व वास्तव में रेडियो के प्रसारण से हुआ।
प्रस्तुतकर्ताओं का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि वे अपने श्रोताओं को दी जाने वाली उद्देश्यपूर्ण और सूचनाप्रद सामग्री को विविध आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें। इन्हीं प्रयत्नों के कारण ही विभिन्न विधाओं का आविष्कार हुआ और इन्हें एक विधा के रूप में हम फीचर या देखो कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसी को मोस्टली रूपक कहा जाता है, और जो भैया रूपक होता है उसको एक प्रकार से बहुत ज्यादा आकर्षक ढंग से जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रूपक कहते हैं। ठीक है, देखो कार्यक्रम एक बताओ, डॉक्यूमेंट्री समझना। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है जैसे भाई मान लीजिए कि 1857 की क्रांति है, या हमारा देश जब आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, हमारे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें आप लोग हमारे देश में देखते होंगे, है ना। इन्हीं चीजों को लेकर के, इन्हीं समस्याओं को लेकर के जब कोई कार्यक्रम बनता है, जब कोई कार्यक्रम बनेगा और उस बताएगा कि भैया यहाँ कैसे है, क्यों नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के या दस्तावेजों के साथ जब बताता है, यानी डॉक्यूमेंट के साथ जब बताता है, तो अब हम उसे लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्या है, वही कोई समस्या है, समस्या जैसे मैंने बताया बेरोजगारी है, महंगाई है, दहेज है, बहुत सारी समस्या हैं। जिसे कोई घटना घटी हो, घटना अभी घटी हो या घटना पहले की घटी हो, या कोई ऐतिहासिक घटना हो, या कोई समाज में जागरूकता फैलानी हो, इन सब चीजों को लेकर के रेडियो में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, क्या रेडियो में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं भाई मेरे, डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री एक भैया यथार्थ पर होती है, यानी ऐसा नहीं, डॉक्यूमेंट्री की एक बात याद रखना, काल्पनिक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती है, झूठी नहीं बनती है। डॉक्यूमेंट्री कहने का मतलब काल्पनिक नहीं है, यानी रियलिटी पर बेस होती है डॉक्यूमेंट्री, यथार्थ सच्चाई रहती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्री में क्या है, डॉक्यूमेंट्री में सूचनाएं बहुत होती है, इंफॉर्मेशन बहुत होती है। ठीक है, सूचनाएं दी जाती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्री में नाटकीयता होती है, यानी नाटक के जरिए हम लोग डॉक्यूमेंट्री को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री में अगर आप देखेंगे तो मानव का पक्ष क्या है, यानी मानवीय पक्ष, यानी लोगों का पक्ष रखा जाता है। वो क्या कहना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री वातावरण का निर्माण करती है, यानी एक वातावरण को बताती है। डॉक्यूमेंट्री क्या है, समय सूचक संकेत करती है, यानी किसी समय को लेकर के, उनको लेकर के डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, पात्र होते, कैरेक्टर होते हैं ना, जो अरे डॉक्यूमेंट्री एक प्रकार की फिल्म की तरह होती है, समझ रहे हो, और उसमें कई सारे जैसे उस टाइप से बनाई जाती है डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं जो एक्ट करते हैं, उस समय की परिस्थितियों को दिखाने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। डॉक्यूमेंट्री स्वाभाविकता और बोधगम्यता होती है, यानी रूपक की सफलता इसी पर यानी श्रोताओं पर। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को कितना वो आकर्षित कर पा रही है, समझ रहे हो। तो डॉक्यूमेंट्री खास तौर से एक प्रकार से अगर मैं बात करूं ना, जो भैया डॉक्यूमेंट्री में यथार्थ बहुत होता है, वास्तविकता होती है, चीज याद रखना। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्री काल्पनिक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती, कल्पनाओं पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती। जैसे मान लो कि बॉलीवुड में लोग फिल्में बना देते हैं, भाई उसका कोई सच्चाई नहीं है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक डॉक्यूमेंट्री नहीं होती। डॉक्यूमेंट्री जो रियलिटी पर होती है, सच्चाई पर होती है, यथार्थ पर होती है। और डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं कि जैसे भाई किसी व्यक्ति पर बन सकती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, गोविंद बल्लभ पंत है, इंदिरा गांधी है, इन सब चीजों पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री किसी समस्या पर, सूचना पर, घटना पर, इन सारी चीजों पर क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री हमारी जो रहती है क्या है, आधारित रहती है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री जैसा ही क्या होता है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, रेडियो नाटक। क्योंकि रेडियो पर भाई मेरे नाटक भी बहुत सारे आते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेडियो नाटक क्या होता है। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं रेडियो नाटक। देखो रेडियो नाटक देखिएगा क्या बता रखा है, संस्कृत आचार्य भारत के नाट्य शास्त्र की अनुकृति मूलक काव्य को नाटक कहा जाता है। ठीक है, नाटक का मतलब होता है भाई एक प्रकार से जो मनोरंजक हो, उसी को हम लोग कहते हैं नाटक कहते हैं। इसमें व्यक्तियों के कार्य, उनकी स्थिति, मनोभाव का चित्रण किया जाता है। नाटक में कहता भाई कोई व्यक्ति है, वो कोई काम करता है, उसकी स्थिति है, उसका भाव क्या है, इसी चीज को क्या है कि नाटक में दिखाया जाता है। अगर हम लोग बात करें, रेडियो नाटक भी साहित्य की एक विधा है। साहित्य की अन्य विधाओं का जो उद्देश्य है वही रेडियो नाटक का भी है, लेखक के कथ्य के हृदय तक पहुंचना। हाँ, इसमें इतना आवश्यक है कि अब व्यक्ति का
माध्यम बदल जाता है। रेडियो नाटक रंगमंचीय नाटक से बहुत अलग होता है भाई। रेडियो पर जो नाटक आता है, आज तुम सबने नाटक जो देखा होगा ना, रंगमंच समझते हो, यानी जो स्टेज पर शो होता है, स्टेज शो को हम नाटक कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे स्टेज शो से रेडियो का जो स्टेज पर जो नाटक होता है उससे रेडियो का नाटक थोड़ा अलग है। रंगमंच का यानी स्टेज पर जो नाटक होता है उसकी विशेषता से रेडियो का नाटक थोड़ा सा क्या है, अलग है। रेडियो नाटक का उपयुक्त विशेषताओं पूरी तरह से वंचित है। इसका मुख्य कारण है कि दृश्य का, यानी रेडियो नाटक हमको अलग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भाई मेरे रेडियो पर जो नाटक आता है ना उस पर हमको दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। रेडियो नाटक की दूसरी सीमा है समय। रेडियो नाटक में सबसे बड़ी बात यह होती कि भाई इसमें दिखता भी कुछ नहीं है, सिर्फ हमको आवाज या ध्वनि सुनाई देती है। और रेडियो नाटक जो होता है उसकी समय सीमा भी होती है भाई, 15 मिनट का है, आधे घंटे का, इससे ज्यादा तो कोई बड़ा नाटक होता नहीं है। एक सीमित अवधि के कारण इसमें इस कथनांक को फैलाना और समेटना पड़ता है। पर रेडियो नाटक की अपनी विशेषता है। रेडियो नाटक में स्थान, समय, वातावरण का बंधन नहीं होता है, बल्कि एक व्यापक कैनवस पर फैलाए हुए नाटक होता है। रेडियो नाटक में चित्र, मनोवैज्ञानिक चित्रण जिस ढंग से हो सकता है शायद अन्य नाटकों में संभव नहीं। यानी रेडियो नाटक में कह सकते हैं कि एक प्रकार से मनोविज्ञान, यानी किसी व्यक्ति की मनोदशा का या मनोस्थिति का जो सबसे अच्छा वर्णन है वह हम किस में कर सकते हैं भाई मेरे, रेडियो नाटक में कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, जो रेडियो नाटक आता है। अब भाई रेडियो नाटक कौन कौन से विषय पर आते हैं, रेडियो में किस किस पर भाई, सामाजिक नाटक आता है ना, समाज में कोई समस्या है, देखा होगा ना। अगर हम लोग देखें रेडियो नाटक, पहला सामाजिक विषयों पर खूब सारे रेडियो पर नाटक आते हैं ना। मनुष्य सामाजिक प्राणी आता, उससे अच्छाई बुराई को लेकर के नाटकों का ताना बाना खूब रहता है। जैसे नाटक जो आता है, जैसे भाई अमीरी गरीबी पर, छोटे बड़े वर्ग पर, अच्छी बुरी आदतों पर, हमारे समाज में अंधविश्वास है, हमारे समाज में कुरीतियां हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आता है। जैसे भाई अगर आप देखेंगे नाटक, जैसे पल टूट गया नाटक है, ठीक है, जिसमें एक धनी माता पिता की लड़की निर्धन कैलाश से सहानुभूति रखती है और सच्चे हृदय से उसको समर्पित है। यानी नाटक अगर आप देखेंगे तो जो हमारे देश में पहला कौन से नाटक आते हैं, सामाजिक नाटक आते हैं। और सामाजिक नाटक भाई समाज में जो समस्या है, अमीरी है, गरीबी है, इंसानों की अच्छी आदतें हैं, खराब आदतें हैं, समाज में अंधविश्वास है, इन सब विषयों पर क्या होते हैं अगर आप देखेंगे नाटक आते हैं। दूसरा ऐतिहासिक विषय पर भी बहुत सारे नाटक आते हैं। यानी इतिहास में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है ना, यानी इतिहास में जो कहानियां रही हैं उनको नाटक की तरह प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इतिहास के दौर में देखो तो यहाँ पर गद्दी में यानी राजा बनने को लेकर के जो लड़ाइयाँ हुई हैं, अंग्रेजी काल में भी अगर आप देखो किस प्रकार से यहाँ लोगों का शोषण हुआ है। और कई पौराणिक काल कथाएं भी होती जो देखा ना, जैसे राम का नाटक है या इस प्रकार की जो हमारी कथाएं हैं उनको लेकर के भी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाटक है, चंद्रशेखर आजाद हैं या सम्राट अशोक हैं, कोई धार्मिक प्रयास है, इन सब चीजों को लेकर के भी नाटक रेडियो पर आता रहता है भाई। नाटक, वैज्ञानिक नाटक, आज हमारा समाज वैज्ञानिक आविष्कारों और उनके चमत्कारों की कमी नहीं है। वैज्ञानिकों के यंत्र का उपयोग में सावधानी उतनी आवश्यक है। विज्ञान जगत की उपलब्धियों को लेकर के कल्पना का रंग देते हुए नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी विज्ञान को लेकर के भी अगर आप देखें नाटक बन। और कुछ भाई मेरे आते मनोवैज्ञानिक नाटक, ठीक है। मनोविज्ञान को आधार बना करके अनेक प्रकार के नाटक आते हैं जो हमारी सोच पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जैसे सत्य शरण का नाटक साया में मुख्य चरित्र व्यक्ति का विवाह होने वाला किंतु अनजाने में उससे अपराध हो चुका है, जिस कारण से उसे जेल जाना पड़ता है। अब वह सब बातें लड़की से कहने में डरता है, उसकी जेल जिंदगी में साय के बराबर उसके पीछे दौड़ती है। पूरे नाटक में मनोविज्ञान के आधार पर मनोविज्ञान दृष्टिकोण से, यानी अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जो मनोविज्ञान पर क्या है आधारित ना। मनोविज्ञान समझते हो कि जैसे हमारे इंसान को आप कैसे समझ सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है, उसमें डर है, उसमें गुस्सा है, इस प्रकार की चीजों को लेकर के भी नाटक आते रहते हैं। यानी काल्पनिक नाटक भी बहुत आते हैं भाई, काल्पनिक नाटक बनाए जाते हैं, जैसे प्यार को, मोहब्बत को लेकर के, ईर्षा को लेकर के, दुश्मनी को लेकर के। और कई प्रकार के जो नाटक होते हैं जी नैतिक नाटक होते हैं, जैसे बच्चों के लिए नाटक भी रेडियो पर नाटक आते हैं भाई, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जा सकें। इस प्रकार के नाटक अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर खूब सारे आते रहते हैं। ये मनोरंजक नाटक है, मनोरंजक नाटक भी होता है। क्या आते हैं? मनोरंजन के खूब सारे नाटक आते हैं ना, ताकि लोगों का नाटकों के जरिए हम लोग क्या कर सकें। या हास्य नाटक होता ना,
एक होता है जी हास्य नाटक, ठीक है, जो लोगों को हंसाता है, ठीक है, उसमें इस प्रकार के व्यंग होंगे, इस प्रकार की कह सकते भैया पंच लाइनें होंगी जो क्या करेंगी, लोगों को हंसाने का काम करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारे उतार चढ़ाव है, जैसे चोर भूत प्रेत को लेकर के नाटक आते हैं, चोरी डकैती को लेकर के आते हैं, प्रेम प्रेम को लेकर के भी बहुत सारे नाटक आते हैं, हंसी हंसी मजाक को लेकर के बहुत सारे नाटक आते हैं, समझ रहे हो। इस प्रकार के विषयों पर भी अगर आप देखेंगे रेडियो पर नाटक आते हैं, और रेडियो पर जो नाटक आता है जी ये तो 15 मिनट का आता है या तो फिर आधे घंटे का आता है, इससे बड़ा कोई नाटक रेडियो पर होता नहीं है। रेडियो में सिर्फ आवाज है, और आवाज को ही कह सकते हो लोग केंद्र मान करके क्या करते हैं, नाटक का ये लोग क्या करते हैं जी, निर्माण करते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, रेडियो समाचार लेखन, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेडियो समाचार आखिर क्या होता है, ठीक है, और रेडियो समाचार को लेखन कैसे किए जाते हैं, यानी रेडियो समाचार को कैसे लिखा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई रेडियो समाचार क्या होते हैं। एक चीज याद रखना, समाचार अगर आप देखेंगे जो रेडियो पर आता है, ठीक है, उस समाचार की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा रेडियो समाचार, ठीक है। रेडियो समाचार परिभाषा और अन्य माध्यमों में अंतर क्या होता है। देखो रेडियो मूलतः क्या था, श्रव्य माध्यम है, रेडियो सुनाई देता है, ठीक है। अरे रेडियो समाचार ऐसा नहीं कि आपको दिखाई देगा, रेडियो में सिर्फ क्या होती है, आपको आवाज सुनाई देगी, ओनली सिर्फ क्या आती, वॉइस आती है, वही आवाज आती है। इनमें सब कुछ ध्वनि स्वर और शब्दों का खेल है, यानी रेडियो में सिर्फ आपको क्या दिखाई देगी, ध्वनि आएगी, आवाज आएगी, स्वर आएंगे, ठीक है। सिर्फ इतनी ही चीजें क्या है वहां पर आती हैं। इन सब वजहों से रेडियो में श्रोताओं को संचालित माध्यम माना जाता है, यानी श्रोता के लिए कह सकते हो कि उसमें ध्वनि पर ही कह सकते हैं, जो स्वर हैं, जो शब्द हैं, उसी के ऊपर ही सारा समाचार बनेगा। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। देखो रेडियो पर भाई मेरे जब समाचार आता है ना, तो उस समाचारों में खास तौर से आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ कह सकते हैं सुनाई देता है और दिखाई कुछ नहीं देता है। यानी क्या है कि दिख कुछ नहीं रहा है, सब उनको क्या करता है, सब सुनता है। और जब भाई कुछ दिख नहीं रहा है तो इन चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो शब्द हैं, आपकी जो आवाज है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। इसकी वजह से यह समाचार पत्रों के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी और कहीं कुछ भी पढ़ सकते हैं। मगर किसी समाचार या लेखन या फीचर को पढ़ते समय कोई बात समझ में नहीं आती है तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता शब्द को। देखो भाई रेडियो पर जो समाचार आता है ना, एक बार ही आएगा, दोबारा तो बदलेगा नहीं। देखो अगर मान लिए मेरे घर में अखबार आता है तो मैं अखबार को पढ़ते समय जैसे मान लो कोई बात रह गई, कोई बात छूट गई, तो मैं इसको पलट करके दोबारा भी पढ़ लूंगा, पढ़ सकता हूं। लेकिन रेडियो पर जो समाचार होता है आप उसको रिवर्स में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पीछे नहीं कर सकते हैं। एक बार कट हो गया, एक बार कहीं अगर दिक्कत आ गई या शब्द आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां पर समस्या आ जाएगी। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। भाई रेडियो के श्रोता को कोई ये सुविधा नहीं है कि वो पीछे जाकर के पलट के देख सके, पन्ने देख सके और पीछे की बातों को जान सके, कुछ नहीं है उसके लिए। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी सुन सकता है। यानी अगर आप देखेंगे रेडियो, आपको ना रेडियो में ये आसानी रहती, आप रेडियो को उठा करके कहीं पर भी जाकर के समाचार को सुन सकते हैं, ठीक है। उसे बुलेटिन के प्रसारण के समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से अंत तक बारी बारी से एक के बाद देखो रेडियो के लिए भैया, रेडियो पर जो समाचार आता है ना उसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटा समाचार आ रहा है, क्योंकि रेडियो में एक टाइमिंग पर समाचार आता है कि भाई 5 मिनट का 6 बजे आएगा, फिर 9 बजे आएगा, फिर 2:30 बजे आएगा दोपहर को, फिर रात शाम को 6 बजे आएगा, फिर रात को 8:45 पर आएगा। यानी रेडियो पर जो समाचार आते हैं उसके लिए आपको समय का इंतजार करना होगा, ठीक है। और रेडियो पर जो समाचार हैं उसमें क्या आपको बारी बारी से समाचारों को सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं जा सकता है, ना ही किसी गूढ़ वाक्यांश को समझ सकते। देखो कहने का मतलब क्या कि रेडियो पर भाई समाचार के लिए एक तो समय देखना पड़ता है, समाचार कब आएगा,
दूसरा क्या होता है कि रेडियो पर जब समाचार आता है ना तो ऐसा नहीं बीच में कहीं पर चले जाओ बाद में सुन लोगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा, रेडियो समाचार में कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई किसी के पास डायरी लेकर के थोड़ी बैठा है कोई, यानी रेडियो समाचार में अगर बहुत ज्यादा हार्ड लाइन होगी, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करेगा तो भाई सुनने वाला बेचारा समझ नहीं पाएगा क्या कर रहा है। यानी कोई डिक्शनरी लेकर के थोड़ी बैठा है समाचार सुनने के लिए, ठीक है। अगर वह किसी शब्द में अटक जाएगा तो समाचार आगे निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर वह किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ समझ नहीं पाता है तो संभवतः आगे की बुलेटिन में उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। यानी जैसे आप मान लीजिए आप रेडियो समाचार सुनने बैठे हो और रेडियो समाचार में उसने कोई ऐसा वाक्य बोल दिया, ऐसा शब्द बोल दिया, ऐसी लाइन सेंटेंस बोल दी कि आपको समझ में नहीं आया, तो आपकी समाचार सुनने की जो रुचि है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटने की सुविधा नहीं है। रेडियो जो है वो अखबार की तरह नहीं, आप पीछे जाकर के पन्ने पलट करके देख लो। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक है, कुछ भी अरुचिकर है, तो संभव है कि श्रोता स्टेशन बदल देगा और रेडियो बंद कर देगा। कहने का मतलब अगर रेडियो में अगर श्रोता समाचार को सुन रहा है, अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो भैया या तो रेडियो स्टेशन बदल देगा या तो रेडियो ही बंद कर देगा। रेडियो प्रसारण को यह समझना होगा कि रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप और ढांचा शैली रेडियो के आधार पर तय करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। यानी रेडियो में जो समाचार आते हैं या रेडियो में जो समाचार सुनाई देते हैं उनमें खास तौर से हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें सिर्फ शब्दों और ध्वनियों का ही सारा खेल है। इसलिए रेडियो पर जो व्यक्ति समाचार सुनता है उसके लिए आवाज ही सब कुछ है, ठीक है। इसलिए वहां पर जो समाचार प्रसारित होते हैं उनके लिए अलग है। वैसे तो तीनों ही माध्यम, जैसे प्रिंट में समाचार आता है, अखबारों में, और रेडियो पर, टेलीविजन पर, अपनी अपनी चुनौतियां। लेकिन हम रेडियो समाचार के स्रोत की बात है। देखो रेडियो के समाचारों का स्रोत वही है जो अन्य माध्यम। रेडियो में समाचार कहां से आते हैं, जहां पर अन्य माध्यमों से आते हैं वहीं से रेडियो में आते हैं। समाचार तो सभी माध्यम में वैसे होते हैं, फर्क सिर्फ प्रस्तुति का। देखो रेडियो हर जगह, चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो और चाहे रेडियो हो, भाई मेरे समाचार तो अगर आप लोग देखेंगे तो समाचार जो है ना सेम जगहों से आते, लेकिन रेडियो पर जो आदमी बैठ करके समाचार को पढ़ रहा है, उसके जो शब्द हैं, उसकी जो बातें हैं, वह अखबार में समाचार छपा है या रेडियो में समाचार छपा है या टेलीविजन पर समाचार पढ़ा जा रहा है, इस आधार पर फर्क आएगा। यानी उसकी प्रस्तुति में फर्क आता बस खाली। चूंकि रेडियो भारत में के क्षेत्र में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का एकाधिकार रहा है, तो कुछ वर्षों में एफएम के क्षेत्र में निजी प्रसारण को अनुमति मिली है, एक हद तक टूटा है, लेकिन निजी प्रसारकों को समाचार प्रसारित करने की अनुमति न मिलने के कारण समाचार मामलों में आकाशवाणी का है। देखो रेडियो पर जो समाचार आता ना वो सिर्फ ओनली आकाशवाणी ही, जो सरकारी हमारा चैनल है, जिसको हम पहले भाई मेरे दूरदर्शन बोलते थे, दूरवाणी जो जिसको बोलते हैं, या आकाशवाणी बोलते हैं, जिसको ऑल इंडिया रेडियो का नाम पड़ा है, ठीक है, जिसको प्रसार भारती करती है। यानी देखो समाचार रेडियो पर जो आता है ना वो गवर्नमेंट जो है, अगर आप देखें जो आकाशवाणी है, जो ऑल इंडिया रेडियो है, वहीं से समाचार आते हैं, ठीक है। यानी कोई भी प्राइवेट चैनल समाचार को डायरेक्ट नहीं प्रसारित करता, खासतौर से रेडियो में है, ठीक है। अन्य समाचार संगठनों की तरह आकाशवाणी के समाचारों का प्रमुख स्रोत खुद के रिपोर्टर होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जो रेडियो पर समाचार आते हैं उनके खुद के भी रिपोर्टर होते हैं और उनके संवाददाता होते हैं। संभवतः आकाशवाणी के पास देश भर के पूर्णकालिक और आंशिक संवाददाता यानी न्यूज रिपोर्टर बहुत होते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार नई दिल्ली मुख्यालय में रिपोर्टिंग की यूनिट 10 से अधिक संवाददाता, जबकि सभी राज्यों में, राजधानियों में, प्रमुख शहरों में भी पूर्णकालिक संवाददाता। यानी रेडियो में क्या, जो आकाशवाणी है, जो ऑल इंडिया रेडियो है, उसके पास बहुत सारे रिपोर्टर हैं और रिपोर्टर जो क्या करते हैं अलग अलग जिलों में रहते हैं, वो अपने अलग अलग जिलों की क्या करते हैं खबरों को भेजते हैं। खासतौर से रेडियो में समाचार जो आता है वो उनके रिपोर्टर होते हैं, उनके संवाददाता होते हैं, वो खबरों को क्या करते हैं भाई मेरे भेजते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेडियो के लिए समाचार का लेखन कैसे। देखो रेडियो में अगर आपको समाचार लिखना तो आपको समाचार कैसे लिखना पड़ेगा। रेडियो के लिए समाचार लेखन समाचार पत्रों के मामले में समान और कई मामलों में अलग है। देखो रेडियो में जो समाचार लिखा जाता है, कह सकते कि जैसे हमारे अखबार नहीं थे, अखबारों की तरह होता है और थोड़ा अखबारों से अलग होता है, ठीक है।
रेडियो समाचार कैसे उसकी संरचना का देखो, रेडियो समाचार की जो संरचना है यानी उसका जो पूरा लिखने का तौर तरीका है वह टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में यानी रेडियो पर जो समाचार लिखा जाता है भैया किस शैली में लिखा जाता है, उसका नाम क्या है, उल्टा पिरामिड शैली लिखा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लिखने की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इस तरह के सभी तरह के जनसंचार माध्यम में सबसे पहले अधिक समाचार स्टोरी शैली में लिखे जाते हैं। यानी समाचार कौन सी शैली में लिखा जाता है, स्टोरी शैली में लिखा जाता है। रेडियो पर जो समाचार आएगा ना स्टोरी शैली में लिखा जाएगा। ठीक है, लगभग 90% खबरें इसी संरचना में प्रस्तुत की, यानी रेडियो पर जो समाचार आता है वो स्टोरी शैली, और 90% जो समाचार होते हैं इसी प्रकार से वो सब आते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड जो बोलते हैं समाचार की सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले लिखा जाता है। देखो उल्टा पिरामिड शैली का मतलब होता है कि समाचार जो होता ना सबसे जो मुख्य बात होती सबसे ऊपर लिखी जाती है क्या। ठीक है, रेडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते क्रम में चीजों को या सूचनाओं को लिखते हैं। उल्टा पिरामिड का मतलब है कि जो मेन बात है भैया ऊपर लिख दो, फिर जो अन्य चीजें होती है उसको हम लोग क्या करते हैं घटते क्रम में लिखते हैं। इस शैली में जैसे कोई घटना है, कोई विचार है, कोई समस्या है, तो इसको हम कालक्रम की बजाय महत्वपूर्ण आधार पर लिखते हैं, क्रम वाइज नहीं लिखते हैं, इंपॉर्टेंट के आधार पर समाचार। ये नहीं कि भाई पहले घटना ये घटी फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे समाचार को नहीं लिखा जाता है। कौन सी बात इंपॉर्टेंट है ऊपर रहेगी, फिर उसके दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट, यानी इस नंबर में हम क्या करते हैं समाचार को लिखते हैं। उल्टा पिरामिड संरचना में समाचार लेखन के कई फायदे हैं। इसका पहला तो यह लाभ है कि यह श्रोता की जिज्ञासा के अनुकूल है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ यह जाने। देखो उल्टा पिरामिड जब शैली में समाचार लिखा जाता ना तो जो भैया सुनने वाले लोग हैं ना जिस बात को सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं वो बात उनको सबसे पहले बता दी जाती है। तो जो दर्शक है जो सुनने दर्शक नहीं श्रोता जो है, ठीक है, जो श्रोता है जब उसको मेन खबर सुना दी जाती है तो समाचार को कह सकते हैं बहुत ज्यादा उत्साह के साथ क्या करता भाई समाचार को सुनता है। समझ रहे हो, मेन या जिनी जो पंच लाइन नहीं थी, समझ रहे हो, आज प्रधानमंत्री फलाने यहाँ का दौरा करेंगे और ठीक है नहर में बस गिरी 5 मरे, इस टाइप की खबरें नहीं सुनाता है, इसी को बोलते हैं उल्टा। यहां से अगर शुरू करोगे तो जो पंच लाइन है जो उसका मेन लाइन है अगर उसका व्यक्ति अगर सुन लेगा तो भाई वो समाचार को सुनने की क्या है उसमें रुचि बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो, इस प्रकार से समाचार को लिखा जाता है। ठीक है, ताकि जो सुनने वाला श्रोता है उन लोगों का समाचार में क्या है इंटरेस्ट बना रहे। समझ रहे हो, होता नहीं जैसे अगर आप लोग अखबारों में देखते होगे तो अखबारों में भी समाचार जो लिखा था उल्टा पिरामिड से, यानी मेन बात जो है वो मेन टाइटल के साथ डालते हैं ताकि जो सुनने वाले लोग हैं या जो अखबार की अगर हम लोग बात करें वहां पर जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उसके आधार पर उसको चाव से सुने। समझ रहे हो, नहीं तो कैसे सुनेगा ना। इंट्रो ऐसा होना चाहिए जिसमें खबर का सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी इंट्रो में आपको क्या लिखना कि जो खबर की जब से इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले लिखा जाता है, उसे प्रभावी और आकर्षक भाषा में लिखा जाना चाहिए। यानी समाचार लिखो तो बहुत अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिखना, बहुत ही ज्यादा आकर्षक भाषा में क्या है समाचार को लिखना जरूरी है। ठीक है, ताकि वो जो सुनने वाले लोग हैं ना उनको आकर्षित कर सके। ठीक है, समाचार बिल्कुल भैया स्पष्ट सीधा और सरल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि लपेट करके लिख जा रहे हैं, यानी बहुत कठिन भाषा में लिख रहा है, समझ नहीं पा रहा, बहुत गूढ़ भाषा में बात घुमा रहा है, ऐसा नहीं करना। यानी समाचार हमेशा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। एक आदर्श इंट्रो, यानी आप जो इंट्रो लिखेंगे, यानी इंट्रो का मतलब समझते हो, यानी जो पहली लाइन आपने बोल दी उसके बाद जब उसके यानी स्टार्टिंग करेंगे समाचार को तो इंट्रो में 15 से 30 शब्दों के बीच में आपका इंट्रो हो। वाक्य हमेशा समाचार लिखते समाचार जो रहेगा वो छोटा होगा, सरल होगा। बड़े बड़े सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना, बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग कर दे रहा, समझ नहीं पा रहा आदमी, तो बड़े बड़े भैया सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना है। और समाचार में खास तौर से ऐसे कोई सूचना ना डालें जिससे श्रोता भ्रम में पड़ जाए, ये क्या हो गया। ठीक है, इंट्रो में किसी घटना विचार समस्या से जुड़े तथ्यों को कब कहां और क्या हुई है इसके बारे में बताया जाए। इंट्रो मतलब समझते जैसे समाचार में बता रहा कि एक मान लीजिए कि कोई पुल गिर गया तो उसने बेसिक बताएगा कब गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसके बारे में बताया जाता है। यानी इंट्रो जो होता है उसमें खास तौर से कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं। ठीक है,
रेडियो समाचार का एंट्रू कैसे होता है, देखो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे। इस प्रकार का एंट्रू लिखा जाता है। आप समझ रहे हैं, यानी आपको क्या बताना, मेन बात आपको एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद कह सकते हैं कि समाचार खुलेगा। जैसे एक इंट्रो और सुनाता हूं, जैसे समाचार में, रेडियो समाचार में इंट्रो कैसे लिखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है, राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 460 हो गई है। कहने का मतलब ये कह रहा है ना, यानी इंट्रो इस प्रकार से कह सकते हैं रेडियो समाचार में लिखा जाता है। इंट्रो के बाद आप उसका नमूना, यानी समाचार में सारांश इंट्रो भी लिख सकते हैं। अधिकांश इंट्रो इसी शैली में लिखे जाते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सारांश। खबरों की मुख्य बातें इंट्रो में लिख देना, यानी खबर की जो मुख्य बात होती है उसको हमें क्या लिखना पड़ता है, इंट्रो में लिखना चाहिए। खास तौर से छतरी इंट्रो क्या था, किसी भी खबर में कई महत्वपूर्ण तथ्य होते ना, यह तय करना मुश्किल हो जाता है। देखो कई बार ऐसा होगा ना कि खबर में लगेगा ना कि इंट्रो में इसको डालें या इंट्रो में इसको डालें, तो कई बार समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप जो है ना क्या कर लेते, कुछ खबरें आप डाल दे, कुछ खबरों को आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो भी आप इंट्रो बनाएं। विलंबित इंट्रो क्या होता है, एक विशेष प्रकार का इंट्रो होता है जिसमें इस्तेमाल कुछ खास तरह के समाचार, जिनमें हम सॉफ्ट स्टोरीज कहते हैं, पेश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी समाचार को जो लिखें वो सबसे पहले मेन लाइन लिखें, फिर उसका इंट्रो लिखें और फिर समाचार पढ़ा जाता है। देखो रेडियो में जो समाचार आता है ना, बहुत लंबे लंबे नहीं आते, 2-2 घंटे तक आ रहे हैं। रेडियो में जो समाचार आता है ना वो बहुत छोटे छोटे समाचार आते, 5 मिनट का। रेडियो पर आधे घंटे से ज्यादा कोई समाचार नहीं होता। समझ रहे हो क्या बोला भाई मेरे, आधे घंटे यानी 30 मिनट से ज्यादा रेडियो पर आज तक समाचार नहीं होता है। और 30 मिनट में जो समाचार सुनाएगा, पहले देखो अगर 15 मिनट का समाचार है ना, तो पहले जैसे मान लो कि उसको मुख्य 6 समाचार देने हैं, तो 6 समाचार जो बोलेगा उनको 6 की लाइनें बोल देगा। जैसे मान लीजिए उसको बताना है कि प्रधानमंत्री ने दौरा किया और लोकसभा के चुनाव घोषित हुए, ठीक है, और इस प्रकार से 2-3 खबरें और पढ़ेगा और फिर एक खेल की खबर पढ़ देगा, ठीक है। और फिर एक एक समाचार को क्या करते लोग, एक्सप्लेन करते चले जाते, एक एक समाचार उठाएगा पढ़ता है। इस प्रकार से रेडियो पर क्या होता है, समाचार को प्रसारित किया जाता है। यानी रेडियो पर समाचार 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का है। तो 5, 15, 30 में समझ लिए, ऐसा नहीं कि टीवी डिबेट थोड़ी है कि 1-1 घंटा बैठ करके डिबेट कर रहा है, ऐसा नहीं चलता है। रेडियो में जो है मुख्य बात बताई, फिर इंट्रो बताया। इसी प्रकार से क्या होता है, रेडियो पर जो समाचार चलते हैं। तो रेडियो पर समाचार थोड़े अलग होते हैं। अगर आप देखें टीवी से बिल्कुल डिफरेंट समाचार चलता, तो रेडियो समाचार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, रेडियो समाचार कैसे लिखा जाता है और रेडियो समाचार लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेडियो समाचार लिखते समय भैया कठिन शब्दों का प्रयोग मत करो। रेडियो समाचार में खास तौर से अगर हम लोग बात करें तो रेडियो समाचार में बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। सेंटेंस यानी वाक्य जो है, कठिन वाक्यों का प्रयोग मत करो। कठिन वाक्य का प्रयोग करोगे तो श्रोता समझ नहीं पाएगा। रेडियो समाचार में इंट्रो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इंट्रो ऐसा ना दे कि आपका जो श्रोता है उसको समझ ना पाए। रेडियो समाचार में खास तौर से जो मरने वाले की संख्या जो बताई जाती है उसको थोड़ा रुक रुक के बताया जाता है, समझ रहे। जैसे आपको कुछ भी बोलना है, जैसे बोलना है कि 450, तो आपको इस प्रकार से बोलना पड़ेगा, जैसे 9556, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे हो। जैसे आपको बताना है क्रम के अनुसार, जैसे बताएगा कि क्रम के अनुसार, जैसे मान लीजिए 5 व्यक्तियों के नाम लेने हैं, जैसे बता कि इसके 5 पुत्र हैं, तो क्रम के अनुसार उसका नाम लिया। तो रेडियो समाचार में खास तौर से इन सारी बातों को सुनाते समय ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा क्या रहती है, जरूरत रहती है। इस बात को समझो कि रेडियो पर जो समाचार आ रहा है वो हमारा जो श्रोता उसको कुछ दिख नहीं रहा है, उसके कान में खाली आवाज जा रही है और आवाज के जरिए ही उसको हमें क्या करना, सारी खबर देनी है, यानी ओनली वॉइस जाती है, ठीक है। हो सकता हो बर्तन मांज रहा हो सकता हो कोई काम कर रहा हो, यानी वो सिर्फ सुन रहा है और सुनने में सिर्फ उसके पास ओनली वॉइस है, ठीक है। ऐसा कुछ और चीज है नहीं, ठीक है, कुछ चीज नहीं, सिर्फ आवाज के माध्यम से बताना है। तो कोई भी चीज अगर बतानी तो साफ बताओ, स्पष्ट बताओ, क्लियर बतानी चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि वो समाचार सुनने के लिए इंतजार करता रहता है, बैठा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा समाचार आता है। तो रेडियो समाचार में खास तौर से इन सारी बातों का क्या है, हमें ध्यान रखने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। देखिएगा
अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? उद्घोषणा, कंपेयरिंग, वार्ता, भेंट वार्ता, परिचर्चा और वार्तालाप। परिचर्चा का सिंपल से मतलब होता है कि जब रेडियो पर कई सारे लोग 3-4 आदमी मिलकर के किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिचर्चा। समझ रहे हो? अब देखिएगा, इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं चैप्टर नंबर 5 में, तो इसमें उद्घोषणा, ठीक है, और दूसरा कंपेयरिंग, दो इंपॉर्टेंट है भाई, खासतौर से अगर हम लोग बात करें उद्घोषणा और कंपेयरिंग। देखो उद्घोषणा क्या है? जब आप कोई भी रेडियो केंद्र सुनते हैं तब आपको आवाज बताती है मीडियम वेव इतने दशमलव इतने मीटर इतने किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का फलाना केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी तीसरी सभा, ऐसे बोलता ना रेडियो। देखो जब भी आप रेडियो को ऑन करते हैं तो रेडियो में एक आवाज आती होगी इतने इतने दशमलव पर, और एक फलाना केंद्र आपको सुन रहे हैं, ये हमारी, यही उद्घोषणा है। समझ रहे हैं? किसी भी रेडियो केंद्र के प्रसारण की शुरुआत उद्घोषणा के स्वर से होती है और समापन भी उद्घोषणा की आवाज से होता है। उद्घोषक की आवाज रेडियो के केंद्र की पहचान बन जाती है। वह हजारों परिवारों का सदस्य बन जाता है। वह न केवल प्रसारण केंद्र का परिचय देता है, वरना हर एक कार्यक्रम के समय और नाम की बताता है। जैसे उद्घोषणा या एक व्यक्ति होता है रेडियो पर सबसे पहले, मतलब रेडियो में 6 बजे शुरू होगा। रेडियो कितने बजे शुरू होता है? 6 बजे होता भाई, 6 बजे, सवेरे 6 बजे, सवेरे 6 बजे शुरू होगा ना, तो 6 बजे आएगा, 6 बजे सबसे पहले शुरू करेगा, ये हमारी आज की पहली सभा है, ठीक है, और आज इतने इतने दशमलव पर आप फलाना केंद्र सुन रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से अपने समाचार की प्रसारित करेंगे, 6 बज गया है और 6 बजे आप सुनेंगे डायरेक्ट दिल्ली से समाचार। तो 5 मिनट समाचार सुनेंगे। जैसे समाचार समाप्त हुआ, दिल्ली का समाचार समाप्त हुए, अब हमारा फरमाइशी गाने, यानी जिस प्रकार से उसको लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उद्घोषक बोलते हैं। यानी इसके बाद अब कौन सा कार्यक्रम आएगा, इसके बाद अब कौन सा कार्यक्रम आएगा, और वो उसकी सारे नाम और घोषणा कौन करता है? उद्घोषक करता है। वह कई संगीत कार्यक्रमों की कंपेयरिंग भी यानी प्रस्तुत करता है। जो उद्घोषक होता है ना, कभी कभी ना वो खुद भी जाकर के किसी कार्यक्रम को करता है, ठीक है, और कई बार वो प्रसारण केंद्र में बहुत, यानी उद्घोषक जो है वो बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण होता है। अब उद्घोषक के लिए कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं? जैसे मान लीजिए आप रेडियो में उद्घोषक हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्वर। देखो रेडियो में जो भी व्यक्ति उद्घोषणा करता है उसका जो स्वर है प्रसारण के योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं फटी आवाज है, बहुत मोटी आवाज है, यानी ऐसी आवाज हो, ऐसी वॉइस हो जो रेडियो में प्रसारित करने की योग्य हो। प्रसारण योग्य स्वर उद्घोषक की मूलभूत आवश्यकता है। यानी कोई भी जो उद्घोषक होता है उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? उसके पास एक ऐसी आवाज हो जो प्रसारण या प्रसारित करने की योग्य हो। रेडियो का माध्यम श्रव्य है, रेडियो तो सुनाई देता है, सब कुछ आवाज पर ही चलता है, इसलिए ऐसी आवाज उद्घोषक की होनी चाहिए जो कानों को पसंद हो, अच्छी लगे। आवाज तो कुदरत की देन है, उसे तो नियमित अभ्यास से निखारा जा सकता है। आजकल अच्छे रिकॉर्डर हैं जिनके कारण से बोलने और आवाज को अच्छा बनाने का अभ्यास किया जाता है। यानी उद्घोषक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी जो आवाज है वह प्रसारण की योग्य हो, यानी उसकी आवाज यानी उद्घोषक की आवाज ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे सुनने में। ऐसा नहीं नाक में बोल रहा, फटी फटी आवाज है, गला बैठा हुआ है, उसको उद्घोषक कोई नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? उद्घोषक के लिए सबसे जरूरी है आपका स्वर अच्छा हो, ठीक है, अच्छी आवाज। दूसरा उद्घोषक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उच्चारण अच्छा हो। उच्चारण यानी आप समझते, टोन आपकी अच्छी हो। रेडियो केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों का में उच्चारण शुद्धता पर बहुत महत्व रखता है। लाखों लोग रेडियो सुनते हैं, इसलिए उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उच्चारण सीखने का प्रयास किया जाता है। गलत उच्चारण से शब्द का मतलब बदल जाएगा। हिंदी शब्दों की बात करें तो फूल और फुल अंग्रेजी में एफ की ध्वनि है, बोल देते हैं, जबकि फुल माने मूर्ख और फल माने लोग फल बोलेंगे, जबकि फल तो चाकू की धार को कहते हैं। अक्सर लोग सा को सा और बहुत
अरकता है। कई लोग आकाश को आकाश बोल करके एक छोटा सा कर देते हैं। गृह मंत्री को गृह मंत्री, क्या बोला मैंने, गृह मंत्री को गृह मंत्री कहते हैं। ये यानी मंगल बुध शुक्र आदि का कार्यभार हो। अक्सर स्त्री को स्त्री, स्कूल को स्कूल बोल दिया जाता है। यानी इस प्रकार से उच्चारण शुद्धता होना उद्घोषक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई रेडियो पर अगर आपको उद्घोषक बनना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो उच्चारण है, उच्चारण आपका सही होना चाहिए। यानी शब्द बोलने का जो तरीका है वह तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत यानी प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं तो आपको टोन नजर है कि आप किस राज्य से आते हैं और किस प्रांत से आते हैं, आपको उसी में नजर आ जा रहा है कि ठीक है। देखा होगा ना, हर राज्य में बोलने का तौर तरीका थोड़ा सा अलग, शब्दों को बोलने का अलग तरीका होता, तो भैया वो आपको क्या है छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं यानी आपका उच्चारण जो है शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। देखो जो उद्घोषक होता है ना उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी आवाज आपको तेज करनी पड़ेगी और कभी आपको धीमी करनी पड़ेगी। उद्घोषक को उद्घोषणा पढ़नी नहीं होती है बल्कि लाखों लोगों को सुनानी होती है। पढ़ना नहीं है बल्कि सुनाना है। स्वाभाविक है कि उद्घोषक ऐसे बोले जो हर श्रोता के दिल में बात चली जाए। उद्घोषक को अपने स्वर में प्रेम, विनम्रता, आत्मीयता भरनी होगी। श्रोता के साथ उद्घोषक का रिश्ता बनता है, इसलिए उद्घोषक को कभी कभी छोटा सा पोज लेकर के उतार चढ़ाव के साथ उद्घोषणा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार बोलते चला जा रहा, रुक ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। यानी बोलने में थोड़ा सा पोज मतलब समझते हो, थोड़ा सा रुक जाए, एक सेकंड के लिए ठहर जाए। ऐसा नहीं कि लगातार बांधे हुए है, बोले जा रहा, रुक ही नहीं रहा। यानी स्वर में क्या है, उद्घोषक के लिए भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके शब्दों में, स्वरों में क्या है, उतार चढ़ाव होना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बहुत तेज बोल रहा है या बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होने, या एक टोन में बोल रहा, हर यानी सेम आवाज बोल रहा, कभी यानी उतार चढ़ाव यानी प्यार के साथ आपको बोलना। ऐसा नहीं गुस्से में बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है या दुखी होकर के बोल रहा है, ये सारे इस तरह के नहीं लगने चाहिए अगर आप उद्घोषणा कर रहे हैं ना। दूसरा क्या, उद्घोषक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तम सामान्य ज्ञान। जो भी उद्घोषणा करता है उसको भाई जर्नल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जीके जिसको आप लोग बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छे होने, क्योंकि उसको बीच बीच में थोड़ा छोटा कभी शायरी बोल देगा, कभी शेर बोल देगा, कभी कुछ जानकारियां दे देगा, कभी हंसी मजाक कर लेगा। इस प्रकार का व्यक्ति वहां पर होना चाहिए ना। रेडियो के केंद्र से भिन्न भिन्न विषय के कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उसके पास उद्घोषणा लिखने के लिए उत्तम श्रेणी का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी रेडियो केंद्र से नए चुने गए अस्थायी उद्घोषक से उद्घोषणा की अब सामद खां की सारंगी गायन सुनेंगे। स्वाभाविक है रेडियो केंद्र उपहास का पात्र बन जाएगा। एक केंद्र के उद्घोषक ने एक गजल सुना जिसके गायक ने ही से ही लिखा था, इसलिए रिकॉर्ड में शायर का नाम के आगे अंग्रेजी में सेल्फ लिखा था, यानी स्वयं। उद्घोषक ने उद्घोषणा कर दी इस गायक का नाम सेल्फ है। तो यानी कहने इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति उद्घोषणा करने वाला है उसको जर्नल नॉलेज, सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी उसको थोड़ा सा क्रिकेट का ज्ञान हो, उसको थोड़ा सा भैया फिल्मों का ज्ञान हो, उसको थोड़ा सा राजनीति का ज्ञान हो, उसको थोड़ा सा ज्ञानों का ज्ञान हो, उसको थोड़ा सा फिल्म में जो एक्टिंग होती है एक्टर का ज्ञान हो। यानी थोड़ा थोड़ा उद्घोषक को हर एक चीज का क्या है, ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप लोग कह सकते हैं कि वह एक अच्छी उद्घोषणा क्या है कर पाएगा। ठीक है, उद्घोषक में ये सारे गुण क्या हैं, होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आरेख लेखन, देखो उद्घोषक को अपनी उद्घोषणा को आकर्षक और रोचक बनाने के लिए भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी। देखो जो उद्घोषक है ना उसकी अपनी लैंग्वेज पर, अपनी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी वो व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बोलता हो, समझ रहे हो। भाषा पर, लैंग्वेज पर उसकी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। एक बेहतर लैंग्वेज बोलता हो, अच्छी भाषा बोलता हो ना,
तो ये सारी चीजें क्या है उसके लिए, उसके पास होने क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज अच्छी होगी तभी तो बोल पाएगा, भाषा पर पकड़ होगी, घिसी पिटी या इस प्रकार की उद्घोषणा ना करता हो, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, रुचिकर भाषा को बोलता हो। बहुत ज्यादा बातूनी व्यक्ति भी मुझे बहुत बोलता है, ऐसा भी उद्घोषक नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही बोले जा रहा है। इन सारी चीजों का क्या है, उद्घोषक को ध्यान रखना चाहिए। उद्घोषक बनने के लिए सारी क्या है भाई, आवश्यक शर्तें हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग, क्या कि आखिर एक जो कंपेयरिंग है, ये कंपेयरिंग क्या होती है। देखो, जैसे ही उद्घोषक रेडियो केंद्र की फ्रीक्वेंसी इत्यादि बता करके, जैसे उद्घोषक बोलेगा ना और बता देगा ना कि भाई अब ये फ्रीक्वेंसी है, कार्यक्रम की घोषणा करता है, लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं के घर का कार्यक्रम घर संसार, वैसे ही कंपेयरिंग की भूमिका आरंभ हो जाती है। जैसे मान लीजिए उद्घोषक हूं, कोई उद्घोषक है, उसने बोला कि रेडियो इतने केंद्र पर चल रहा है, अब हमारा अगला कार्यक्रम जो आएगा वो गीत संगीत का कार्यक्रम आएगा, तो इतना बोलेगा, इतना ही जो व्यक्ति गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला है उसमें जो व्यक्ति आएगा उसको हम भाई मिले हम लोग कंपेयरिंग कहते हैं। समझ रहे हो, कंपेयरिंग को एंकर भी कहते हैं, यानी किसी कार्यक्रम को जो प्रस्तुत करता है उसको कंपेयरिंग कहते हैं। जिसको आप लोग एंकर बोलते हो ना, उसको कहते हैं भाई कंपेयरिंग यानी एंकर। उर्दू में इसको हम लोग मेजबान या अंग्रेजी में इसको हम लोग होस्ट कहते हैं। कंपेयर की भूमिका समझने के लिए हम किसी कवि सम्मेलन का उदाहरण ले सकते हैं। देखोगे ना, जो कवि सम्मेलन होता है वहां पर एक व्यक्ति मंच संचालक होता है, और मंच संचालक क्या करता, बताता फलाने कवि आएंगे या फलाने कवि आएंगे, ये आएंगे, इस प्रकार से ना। और जो कंपेयरिंग करता है वो व्यक्ति खास तौर से अगर आप देखोगे, वो कई बार रुचिकर किस्से सुनाता है, लतीफे सुनाता है, हंसी मजाक सुनाता, इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। कवि सम्मेलन की सफलता बहुत कुछ कह सकते हो कि जो कंपेयर है या जो मंच संचालक है उस पर निर्भर करती है। उसी प्रकार से रेडियो कार्यक्रम में भी जो कंपेयर है वो हजारों श्रोताओं के उन आइटम की बढ़िया भूमिका पेश करता है। जो कार्यक्रम सुनते हैं वह गीत संगीत भी सुनाता है और अपनी ओर से कई सारी जानकारी। जो कंपेयर होता है ना, जैसे भाई गाने सुनाने के लिए बैठा है तो बोलेगा कि अब हमारा फलाना गाना आने वाला है और इसकी फरमाइश फलाने फलाने ने कर रखी है, तो थोड़ा वो गाने के बारे में ही बता देगा, भैया ये जो गाना है कैसे बना कैसे नहीं बना। इसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे कंपेयरिंग या कंपेयर, जिसको आप लोग बोलते एंकर बोलते हो, होस्ट बोलते हो, इस प्रकार के शब्द बोलते हैं ना, फिर एंकर है या होस्ट है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कह रहे हैं, कंपेयर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पूरी तरह से एक प्रकार से क्या करता है, कंपेयरिंग करता है। ठीक है, हमने शुरू में ही महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार का जिक्र किया था। मान लीजिए 30 मिनट के इस कार्यक्रम में 2 टेप बजने हैं, माँ के दूध के महत्व पर डॉक्टर से भेंट वार्ता, कवित्री की कविता पाठ। दोनों आइटम की कुल अवधि लगभग 13 मिनट है, बाकी 17 मिनट गाने बजने हैं, तो कंपेयरिंग की जानी है। महिला कंपेयर कार्यक्रम की संकेत ध्वनि के बाद महिला श्रोता के कुछ मौसम की, बच्चों की पढ़ाई आदि की ज्वलंत खबरें की बात करेगी। फिर श्रोता का मूड हल्का फुल्का बनाने के लिए छोटा सा गीत। यानी कंपेयर जो होता है ना, वो धीरे धीरे क्या करता है, कार्यक्रम को बढ़ाता है। जैसे कोई कंपेयर है ना, तुरंत ही प्रोग्राम को शुरू नहीं कर देगा, वो थोड़ी सी बातचीत करेगा, एक आधी जानकारी देगा, फिर गाना सुनाएगा, फिर बातचीत करेगा, फिर गाना सुनाएगा, फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा, फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का। इस प्रकार से कह सकते हैं रेडियो में कंपेयरिंग की जाती है। कंपेयरिंग यानी जो होस्ट नहीं होता जिसको हम लोग एंकर बोलते हैं, उसी को भैया भाई मेरे यहाँ पर बोला जाता है कंपेयर। इसी तरह के कार्य अलग प्रकार के कार्यक्रमों में अलग अलग कंपेयर होते हैं ना। बच्चों के कार्यक्रम के कंपेयर बच्चों की उम्र, भावना, आवश्यकताओं के अनुसार बात करते हैं। कृषि जो किसानों का कार्यक्रम आ रहा है तो किसान भाइयों के जो कंपेयर है वो ग्रामीण बोली में बातचीत करता है। यानी अलग अलग जो कंपेयरिंग करता है ना, जो होस्ट होता है ना, जो उसका एक एंकर होता अलग। जैसे मान लो भाई तुम फिल्म के गाने सुनाए जा रहे हो, उसमें कंपेयरिंग करना है तुमको, तो आपके फिल्म थोड़ी नॉलेज होगा। और मान लो तुम किसानों के कार्यक्रम आता, उसमें तुम कंपेयरिंग हो, उसमें तुम होस्ट हो, उसमें तुम एंकर हो, तो थोड़ा आपकी लैंग्वेज गांव जैसी हो जाएगी। मान लो महिलाओं का कोई कार्यक्रम आ रहा है तो उसमें महिलाएं, तो महिला ही उसमें एंकर होगी, यानी कंपेयर होगी। यानी कंपेयर जो रहता है, अगर हम लोग बात करें जो कंपेयरिंग करता है, यानी मेरा कहने का मतलब है उसमें खास तौर से आप लोग कह सकते हैं इन सारी बातों को क्या है,
उसको क्या है ध्यान रखने की क्या है बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी जो कंपेयर करता है। ठीक है, कंपेयर का एक प्रकार से मतलब है जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। कंपेयर को किसी भी कार्यक्रम से पहले तैयार आइटमों को पूरी तरह सुन लेना चाहिए, फिर कार्यक्रम की अवधि के अनुसार अपनी छोटी छोटी उपयोगी जानकारी का समावेश करना चाहिए, साथ ही आइटम के साथ तालमेल बिठाते हुए उपयुक्त गीत बजाने चाहिए। यानी जो कंपेयरिंग करता है उसको भैया कब कौन से समय कौन सा गाना बजाना है, इसका कह सकते कंपेयर को, यानी जो एंकर है जो होस्ट है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल एफएम चैनलों पर कंपेयरिंग ही उद्घोषक का भी दायित्व, कई बार जो कंपेयरिंग होता है वो उद्घोषणा भी करता है। कंपेयर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में संगीत सुनवाया करते हैं तथा ट्रैफिक संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, नागरिक जीवन संबंधी जानकारियां भी अगर देखेंगे तो कंपेयर देते रहते हैं। ठीक है, आज ज्यादातर रेडियो में जो आरजे एक शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा ना, आरजे, तो रेडियो जो कि जिसको बोलते हैं, यही लोग क्या करते हैं रेडियो में कंपेयरिंग करते हैं, या कंपेयरिंग करने का काम इन्हीं लोगों का होता है। खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे ना, देखो जैसे मान लो रेडियो पर कंपेयरिंग की जाती है तो मान लो गाने बजते हैं। ठीक है, गाने ज्यादा ऐसे ऐसे कुछ रेडियो स्टेशन है जिन पे मात्र गाने ही बजते हैं और बीच में कंपेयर आता है, बीच में थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां देता रहता है। आएगा 2-3 मिनट बोलेगा, उसके बाद वो भाई 10 मिनट 15-12 मिनट तक वो गाने ही बजेंगे। और वो कंपेयर जो होता है वो लगभग 4-4 घंटे तक होते हैं, उनके कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगर आपने रेडियो कार्यक्रम जैसे रेडियो रेड एफएम है, रेडियो मिर्ची है, अगर आपने सुना होगा तो ऐसे ऐसे रेडियो स्टेशन हैं जहां पर कंपेयर जो है 4-4 घंटे कंपेयरिंग जो एंकर होता है, और वहां पर खास तौर से कभी रेडियो का हाल बता देगा, कभी स्वास्थ्य संबंधी बता देगा। इस प्रकार की चीजें जो है कंपेयर करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, कुछ कार्यक्रम में इस प्रकार से कंपेयर जो है प्रस्तुत करते रहते हैं। और कहीं कहीं पर कंपेयर ही क्या है उद्घोषक का भी काम करता है, और कई बार जो उद्घोषक होता है वह भी कई बार कंपेयर बन जाता है, यानी किसी कार्यक्रम को खुद ही लेके प्रस्तुत हो जाता है। समझ रहे हो? तो कंपेयरिंग जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं कि जो एंकर होता है, और एक है उद्घोषक। ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कह सकते हैं भाई इसको पूछे जाने की कह सकते जो संभावना है वो मैं कह सकता हूँ हाईएस्ट है, और इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम। यानी रेडियो पर अगर आप लोग देखेंगे तो मनोरंजन को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो मनोरंजन जो संबंधी कार्यक्रम रेडियो पर आते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। ठीक है, जिससे कह सकते भाई मनोरंजन से लोगों का मन खुश रहता है, बीमारियां भी कह सकते इससे दूर भागती हैं। ठीक है, तमाम तरह के मनोरंजन कार्यक्रम, जैसे मनोरंजन कार्यक्रम के हास्य नाटक बहुत आते हैं। मनोरंजन कार्यक्रम में हास्य नाटक, ठीक है, जो लोगों को क्या करते हैं हंसाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे चुटकुले बहुत आते हैं, चुटकुले भी आते हैं अगर आप देखें रेडियो पर आते रहते हैं। ठीक है, हास्य और व्यंग को लेकर के भी नाटक बहुत आते हैं। अगर हम लोग मनोरंजक नाटकों की बात करें, हास्य और व्यंग मतलब समझते कि ऐसा जैसे जैसे भाई कि समाज में जैसे बेरोजगारी भी है, और जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके काम करने से कुछ हास्य भी उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से कह करके हास्य मनोरंजन नाटक भी आते हैं और इसके कार्यक्रम। दूसरा अगर हम बात करें रेडियो पर जो अगर हम लोग बात करें मनोरंजन कार्यक्रम में, उसमें गीत संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। गीत संगीत में अगर आप देखेंगे जैसे शास्त्रीय संगीत आता, शास्त्रीय संगीत कहते हैं भारत का जो पुराना संगीत है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं शास्त्रीय संगीत। तो इसके भी कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे थे। सुगम संगीत है, लोकगीत भी बहुत है। लोकगीत समझते हैं जो पुराने जैसे शादी ब्याह में जो गाना बजाया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं भैया लोकगीत। ठीक है, तो लोकगीत प्रकार के कार्यक्रम बहुत आते हैं। एक आता फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का मतलब यानी जो हमारी फिल्में नहीं बनती, फिल्मों में जो गाने होते हैं ना, इसका भी बहुत गाने बजते हैं, रेडियो पर आता है, इसका भी कार्यक्रम आता है। और एक था फरमाइशी कार्यक्रम। फरमाइशी कार्यक्रम का मतलब समझते हो कि जैसे उसमें लोग ना फोन कर करके बताते हैं। जैसे मान ली 1 घंटे का प्रोग्राम है और उस 1 घंटे में क्या हो भाई हर कोई व्यक्ति फोन करेगा। जैसे फोन करेगा रेडियो पर ऐसे कार्यक्रम आता, फोन करेगा और बोलेगा कि भाई मुझे इस फिल्म का, जैसे बोलेगा मुझे गदर फिल्म का और ये वाला गाना एक लाइन बता गया, मुझे गाना सुनना है, तो उसको गाना सुना देंगे। ठीक है, इसकी वो रिकॉर्डिंग यानी फरमाइशी कार्यक्रम भी आते हैं, और फिल्म संगीत यानी फिल्मों के गाने आते हैं, और लोक संगीत कार्यक्रम भी होता है। लोक संगीत का मतलब सकते हैं कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जो गाने बनते हैं, लोक संगीत भी आता है। शास्त्रीय संगीत हमारे जो शास्त्रीय, इस प्रकार के गाने भी अगर आप देखेंगे तो हमारे रेडियो पर। दूसरा अगर आप देखें मनोरंजन तो
मनोरंजन कार्यक्रम में भी आते, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जैसे भाई पहेलियां, अंताक्षरी, कुछ प्रोग्राम भी रेडियो पर बहुत आते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, कुछ पूछी जाती है। इस प्रकार के अगर आप लोग देखेंगे तो रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में देखेंगे तो गीत भी आती है, गीत भरी कहानियां भी आती हैं, गीत आते हैं या मिश्रित गीत आते हैं, या अगर आप देखें क्विज बहुत आते हैं, क्विज बहुत आते हैं यानी जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग उस पर लिख करके बाद में उनका क्या जवाब देते हैं। और कई बार लोग रेडियो पर पत्र भी लिखते हैं, यानी भाई फलाने कार्यक्रम के लिए वो लोग क्या पत्र लिख देते हैं कि रेडियो में उनका पत्र भी पढ़ा जाता है, आज भैया यहाँ से इनका पत्र आया। और देखो रेडियो पर जो कोई पत्र लिखता है ना, तो अकेला आदमी नहीं लिखता, उसका पूरा परिवार लिखेगा, सोनू, मोनू, दिने, इस प्रकार से नाम वो लोग पढ़ते हैं, यानी जैसे कोई पत्र पढ़ता है ना। और रेडियो पर एक बता दूं, ये जो फरमाइशी कार्यक्रम आते हैं इसमें लोग क्या करते हैं, फोन करके जैसे गाने वाने सुनना होता है, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो मनोरंजन जो कार्यक्रम है रेडियो पर क्या रहती है, लाइन लगी रहती है। मोस्टली अगर आप लोग देखेंगे रेडियो पर जो कार्यक्रम आते हैं वो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम, यानी जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा यानी गीत, संगीत, हास्य, नाटक या क्विज, पहेली, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो रेडियो पर कह सकते हो कि अधिक से अधिक प्रस्तुत भी किए। देखिएगा जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या है, आंखों देखा हाल। रेडियो कमेंट्री रेडियो पर बहुत आती है, जैसे क्रिकेट होता है ना, तो उसी प्रकार से भैया क्रिकेट की क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर आती है, जिसको लोग खूब पहले सुनते थे, अब लोग उतना सुनते नहीं, तो रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री भी आती है। जैसे आपके पेपर में आ जाएगा भाई कमेंटेटर की विशेषता बताए, तो रेडियो पर जो क्रिकेट की कमेंट्री सुनाता है कि भैया कैसे है, जो लगे कि फलाने ने गेंद फेंकी और मार दिया सचिन ने, तो भारत का स्कोर इतना जाकर के बन गया, रेडियो पर ऐसे आता होगा ना, अगर आप लोगों ने सुना होगा। तो रेडियो पर जो कमेंट्री होती है इसको हम इसी को क्या बोला जाता है, आंखों देखा हाल। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री आती है, फुटबॉल की आती है, हॉकी की आती है, इन सारे खेलों की क्या है रेडियो पर कमेंट्री होती है, यानी वो बताया जाता है कि खेल कैसे चल रहा है, ठीक है। आंखों देखा हाल इसको कहते हैं क्योंकि कुछ लोग भैया जहां ये खेल चल रहा ना, क्रिकेट हो रहा है, वहां पर रेडियो वाले बैठे रहते हैं, तो देखते रहते हैं कैसे कैसे खेल चल रहा है, वही आकर के क्या रेडियो पर उसकी सुनाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट कमेंट्री। तो क्रिकेट कमेंट्री भी क्या है रेडियो पर खूब होती है। अब हम लोग बात करें क्रिकेट में जो कमेंट्री करते हैं उनकी क्या क्या, भाई अगर क्रिकेट में अगर कमेंट्री करनी है तो आपका क्या होना है, सबसे पहले आपका आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या कमेंटेटर की पहली विशेषता क्या भाई, आपकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे। उच्चारण आपका अच्छा नहीं, यानी आपकी जो टोन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपको ज्ञान बहुत होना है, क्रिकेट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी तो आप बता पाओगे। जैसे शॉर्ट पिच गेंद थी और लॉन्ग ड्राइव पर खेल दिया है और जाकर के 4 रन, ठीक है, इस प्रकार से यानी आपका ज्ञान हो, क्रिकेट संबंधी ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आप क्रिकेट कमेंटेटर में सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो सरल भाषा का प्रयोग करता है, यानी ये हार्ड लैंग्वेज का जो है कठिन शब्दों का उल्लेख क्या करते हैं, क्रिकेट जो कमेंटेटर होते हैं प्रयोग नहीं करते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। और 5वां क्या होता है, क्रिकेट कमेंटेटर जो होता है क्रिकेट की जो कमेंट्री करता है उसमें आत्मविश्वास होना भी क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट्री खास तौर से कितने पर कमेंट्री 2 प्रकार की होती है, एक तो खेल कमेंट्री है और खेलोत्तर कमेंट्री है। जैसे खेल चल रहा है तो उस समय कमेंट्री होती है और कुछ कमेंट्री होती है जब खेल समाप्त हो जाता है तब कमेंट्री। मोस्टली हम लोग कमेंट्री उसको कहते हैं, भारत में जो कमेंट्री भैया क्रिकेट की कमेंट्री, जैसे मान लो आज भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो भारत पाकिस्तान के मैच को कुछ लोग देख रहे हैं उसी की कमेंट्री करते हैं, वो कमेंट्री कहां पर होती है, रेडियो पर होती है, रेडियो पर बताया जाता है, समझ रहे। तो एक कमेंट्री खास तौर से पहले बहुत लोग सुनते थे, आज भी मुझे लगता है रेडियो पर कमेंट्री होती है। आज सुनने वालों लोगों की संख्या जरूर कम हो गई है, लेकिन आज भी रेडियो पर अगर आप लोग देखेंगे तो कमेंट्री बहुत ही रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं आंखों देखा हाल, ठीक है। आंखों देखा हाल क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति स्टेडियम में बैठ करके क्रिकेट का मैच देख रहा है और वही लोग क्या करते रहते हैं, कमेंट्रियां करते रहते हैं, तो इसी को कहते हैं खेल कमेंट्री, इसी को कहते हैं भाई मेरे आंखों देखा हाल, ठीक। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका। एक चीज बताऊं, आज जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की क्या है बहुत बड़ी भूमिका। अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर शिक्षा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, ठीक है। आप अगर हम लोग बात करेंगे जैसे भाषा को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे साहित्य को लेकर के,
कला को लेकर के, इतिहास को लेकर के, ये बहुत सारे क्या हैं रेडियो पर कार्यक्रम आते ही आते रहते हैं। यानी आज अगर आप बात करें शिक्षा से संबंधित, ठीक है, बल्कि बहुत सारी क्लासेस भी अगर आप लोग देखेंगे तो रेडियो पर चलती रहती हैं। रेडियो पर अगर शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम बहुत है, क्योंकि रेडियो जो है शिक्षा को बढ़ाने में क्या है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा चाहे औपचारिक हो, औपचारिक शिक्षा हम लोग उसको बोलते हैं जो भाई हम लोग ऑफलाइन में रेगुलर मोड में लेते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा हम लोग उसको कहते हैं जो एक प्रकार से ओपन डिस्टेंस लर्निंग में है, या आप स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, और एक होती दूरस्थ शिक्षा। तो शिक्षा के चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें रेडियो की बड़ी भूमिका। रेडियो क्या करता है कि बच्चों तक कह सकते हैं कि क्लास को पहुंचाने में, जानकारी को पहुंचाने में क्या रहती है, इसकी एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलता है। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो रेडियो है उसको शैक्षिक कार्यक्रम बहुत है, शिक्षा से संबंधित उस पर कार्यक्रम आते हैं, और वो कार्यक्रम उनको प्रस्तुत भी किया जाता है और उनकी पहचान भी की जाती है। और साथ में शिक्षा से संबंधित रेडियो पर जो कार्यक्रम आते हैं, जैसे भाई शिक्षा में जैसे हिंदी विषय है, अंग्रेजी है, गणित है, गणित तो मोस्टली कम आता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, संस्कृत है, हिंदी है, इस प्रकार के विषयों को अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम होता है आधे घंटे का, 15 मिनट का, इस प्रकार से आते रहते हैं। और इनको खास तौर से विशेष ढंग से हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, ठीक है। चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, इनके कार्यक्रम ज्यादातर अगर हम लोग बात करें, ज्यादातर जो हायर एजुकेशन होती है उसी से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनके कार्यक्रम, अगर आपसे शिक्षा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम रेडियो पर प्रस्तुत किए जाते हैं। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में से बहुत सारे रेडियो स्टेशन ही हैं जो खास तौर से शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनको ही प्रस्तुत करते हैं। उनको ही प्रस्तुत करने में क्या है, वो सारी उनकी जवाबदेही लगती है। यानी वो बहुत सारे ऐसे चैनल जो शिक्षा से संबंधित ही कार्यक्रम सुबह से शाम तक प्रस्तुत करते रहते हैं, ठीक। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा, बच्चों के लिए रेडियो। यानी बच्चों से संबंधित रेडियो पर बहुत सारे अगर आप देखेंगे कार्यक्रम आते हैं, ठीक है। तो बच्चों को लेकर के देखो, जैसे बच्चों को अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, या बच्चों को समय समय पर कौन से टीके लगवाने चाहिए, दवा देने, इसको लेकर के भी कार्यक्रम आते हैं। दूसरा, बच्चों की कविताएं भी बहुत सारी आती हैं, पोयम है, पोएट्री है, या बच्चों से संबंधित जो कार्यक्रम आते हैं वह भी प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों से संबंधित रेडियो पर भाई नाटक भी आता है, या कह सकते कविताएं भी आती है अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि जो बच्चों से संबंधित कार्यक्रम है वह क्या है रेडियो पर प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। यानी देखो, रेडियो पर जितने भी कार्यक्रम आते हैं हर वर्ग के लिए आते हैं, महिलाओं के लिए आते हैं, बुजुर्गों के लिए आते हैं, किसानों के लिए आते हैं, जवानों के लिए आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं। तो जो बच्चे मतलब छोटे जो बच्चे हैं, छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित अगर हम लोग कार्यक्रमों की बात करेंगे तो काफी कार्यक्रम अगर हम लोग देखेंगे तो छोटे बच्चों से संबंधित होते हैं, और ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो आते ही हैं, ठीक है। तो बच्चों से संबंधित अगर मैं कार्यक्रमों की बात करूं तो जैसे 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हो उनके लिए, और 16 साल के बच्चों के लिए कार्यक्रमों की हम लोग बात करें, यानी 3 साल से लेकर के 16 साल तक के जो बच्चे तो उनके लिए रेडियो पर कार्यक्रम। बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि इस कार्यक्रम की उपयोगिता क्या है। भाई वस्तुतः बच्चों के लिए बनाए जाने वाला रेडियो कार्यक्रम बच्चों की कल्पना शक्ति को, देखो रेडियो पर जो बच्चों के लिए कार्यक्रम आता है वो क्या करता है भैया, बच्चों की कल्पना शक्ति को, उनकी भावना को सोचने समझने में क्या करता, मजबूत करता है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, अगर आपके घर में नहीं है तो पड़ोस में तो जरूर होंगे। आपकी गतिविधि का ध्यान से अवलोकन करें, आप पाएंगे कि नई चीज को सीखने के प्रति, देखो बच्चा जो रहता है कि नई चीज सीखने में उसकी बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, ठीक है। नई चीज को देखते ही वह पूछता है क्या है, क्यों है, कैसे चलता है, क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार के जवाब देते देते आप थक जाएंगे। लेकिन बच्चे कभी ऊबते नहीं हैं। बच्चों के सवालों का जवाब सरल ढंग से, यानी बच्चों के सवालों का जवाब हम लोग सरल ढंग से दें। रेडियो पर बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाते समय आपके मन में यही समस्या आएगी, लेकिन आपके सामने कोई बच्चा नहीं होगा,
यानी अगर आप देखें बच्चों के मन में क्या रहती है भाई, मेरी बहुत जिज्ञासा रहती है, उनमें बहुत ज्यादा कल्पना शक्ति रहती है, इसलिए बच्चों से संबंधित अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्यक्रम रेडियो पर आते हैं। वस्तुतः बच्चों के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रम में बाल मन की जिज्ञासा, यानी बच्चे कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, बच्चों के मन में कौन कौन से सवाल होते हैं, और उन सवालों के और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान बच्चों वाले जो कार्यक्रम आते हैं उनमें किया जाता है। श्रोताओं की किस किस प्रकार के बच्चों के कार्यक्रम है, जैसे 3 से 6 साल का बच्चा है, 7 से 10 साल का बच्चा है, 11 से 14 साल का बच्चा है, और 15 से 17 साल का बच्चा है। इस प्रकार के बच्चों के जो कार्यक्रम होते हैं वह अलग अलग बटे रहते हैं। अगर हम बच्चों के कार्यक्रमों की बात करें भाई, जो भी बच्चों पर कार्यक्रम आते हैं, बच्चों के जो कार्यक्रम आते हैं उनमें खास तौर से जैसे दादी अम्मा, अगर आप जैसे दादी अम्मा मुझे बताओ, नीचे ही गिरता क्यों फल है, धुआं सदा ऊपर क्यों चला जाता है, नीचे गिरती गेंद उछल, दादी अम्मा मुझे बताओ। यानी एक प्रकार से ये बता रहा है, कविता बता रही कि बच्चों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है भाई कि फल नीचे क्यों गिरता है, धुआं ऊपर क्यों जाता है, गेंद उछलती क्यों है। इस प्रकार के सवाल जो है बच्चों के मन में बहुत होते हैं, और बच्चों में क्या रहती भैया, बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है। तो जिज्ञासा पूर्ण बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासा बहुत अधिक रहती है, इसलिए अगर आप देखें तो रेडियो पर उनकी जिज्ञासा को जो सवाल है बहुत आते हैं। जैसे दादी अम्मा मुझे बताओ कैसे बनता है बादल, उन्हें कौन देता है बिजली, उन्हें कौन देता है जल, दादी अम्मा मुझे बताओ। तो ये बच्चा सवाल पूछ रहा कि दादी अम्मा ये जो बादल होता है इनमें जो बिजली गिरती, बिजली कहाँ से आती है, और बादलों में जो पानी बरसता है इनमें जल कहाँ से आता है। इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि जो कल्पना शक्ति, जो सवाल पूछना, बच्चा छोटा बच्चा जो है तो सवाल बहुत पूछता है, क्यों होता, कैसे होता, क्या है। इसलिए अगर आप देखें तो रेडियो पर ज्यादातर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं खासतौर से बच्चों को लेकर के, तो बच्चों की मन की जो जिज्ञासा है, बच्चे जो जानना चाहते हैं, उनकी कल्पना शक्ति को आप लोग कह सकते हैं भाई उनको शांत करने का एक काम किया, क्योंकि बच्चा हमेशा छोटा बच्चा रहेगा ना, वो सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, छोटे बच्चों की कविता का जैसे एक नमूना देखिए, चांद ने जो आंखें खोली, चांद ने से बुढ़िया बोली, दिन बीता अब होती शाम, बच्चे कर लो अब आराम, तारों ने नयन खोले झिलमिल करके ऐसे बोले, रात हुई अब हम लोरी गाते, बच्चे बिस्तर में सो जाते, सूरज ने जो खोली आंखें खोली, सूरज की किरणें ये बोली। इस प्रकार की कविता से पता चल रहा है कि बच्चे जो है किसी चीज को एक तो ध्यान से सुनते हैं, बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है, वह कुछ जानना चाहते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर जो बच्चों के कार्यक्रम आते हैं उसको खास तौर से इसको बनाने का काम किया ताकि बच्चों की जिज्ञासा को हम लोग क्या कर सके, शांत कर सके। बच्चों में एक प्रकार से उत्साह बहुत रहता है, बच्चों में जिज्ञासा है, तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप देखें तो बच्चों के जो कार्यक्रम है वह समय समय पर रेडियो पर आते रहते। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां रहेगा, और हमारा क्या भाई मेरे बिल्कुल आखिरी चैप्टर रहेगा, क्या है, मुक्त शिक्षा प्रणाली। ठीक है, आप लोग जो इग्नू में पढ़ाई करते हैं उसी को मुक्त शिक्षा प्रणाली हम लोग बोला जाता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग में। ठीक है, तो जो मुक्त शिक्षा प्रणाली है उसमें रेडियो की भूमिका कैसे है। तो अगर मैं बात करूं मुक्त शिक्षा प्रणाली में संचार माध्यम, देखो अगर आप जैसे बात करो ना तो एक है ज्ञानवाणी, क्या नाम है, ज्ञानवाणी नाम का एक रेडियो स्टेशन है जो खास तौर से इग्नू में ही चलता है, और उसमें इग्नू की क्लासेस भी बहुत सारी आती है। रेडियो उसका नाम है ज्ञानवाणी। ठीक है, तो इग्नू वालों ने भी क्या कर रखा है, एक रेडियो चैनल खोल रखा है जिसका नाम है ज्ञानवाणी, जिस पर बहुत सारा अगर आप देखेंगे तो क्लासेस आती रहती हैं। उसमें बहुत सारे भाई बैचलर की भी आती हैं, मास्टर्स की भी आती हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, दुनिया भर के इग्नू कार्यक्रम चलाता है, उसका पूरा शेड्यूल जारी होता है। ठीक है, जो आती रहती हैं। तो भाई मुक्त शिक्षा प्रणाली में अगर हम बात करेंगे तो खास तौर से ओपन डिस्टेंस लर्निंग में देखेंगे तो रेडियो की तो बड़ी भूमिका है, क्योंकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो बच्चे होते हैं भाई वो तो डेली क्लास जाते नहीं हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो यूनिवर्सिटियां होती हैं वो रेडियो के माध्यम से अलग अलग समय पर क्या है उनकी क्लास कंडक्ट करवाती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा कोर्स रहता है, तो सबके लिए अलग अलग पूरा शेड्यूल जारी किया जाता है, और उनके लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर
क्लासेस जो हैं वो करवाई जाती हैं, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जैसे इग्नू की बात, आप लोग इग्नू में पढ़ते हैं तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मुक्त शिक्षा प्रणाली है यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, उसमें रेडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भाई आप रेडियो पर अपनी क्लास को आसानी से क्या है कर सकते हैं ना, आपको कहीं आने या जाने की क्या है जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, कोई भी विषय है, उस पर रेडियो पर टीचर आएगा। जिस प्रकार से आप लोग यूट्यूब पर क्लास को देख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि रेडियो पर जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास को कर सकते हो ना। तो क्या है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में क्या हो जाएगी, आपकी क्लास आसानी से क्या है हो सकती है। ठीक है, ओपन डिस्टेंस जो लर्निंग है उसमें ये क्लास करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप इसकी क्लास को भी वहां पर क्या है कर सकते हैं। अब हम लोग अगला बात करेंगे कि रेडियो द्वारा शिक्षा का स्वरूप क्या है। देखो रेडियो में जो शिक्षा को लेकर के जो कार्यक्रम आते कैसे, एक तो वार्ता आती है। ठीक है भाई, रेडियो में जैसे वार्ता का मतलब दो चार व्यक्ति जैसे आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके जरिए भैया आपको पढ़ाया जाएगा। कई बार परिचर्चा आती, कई सारे लोग मिलकर के किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और उसके जरिए क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको समझाया। कई बार साक्षात्कार होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू। जैसे रेडियो में भाई किसी व्यक्ति को बुला लिया और किसी वो विषय का जानकार है, जैसे इतिहास का जानकार है या हिंदी का जानकार है या साइंस किसी विषय का जानकार है, उसको बुला करके जो इंटरव्यू करवाते हैं, इससे भी क्या है बच्चों को बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरा फीचर क्या मतलब, यानी कोई भी स्पेशल प्रोग्राम किसी विषय पर हम लोग लेकर के जो आते हैं। तो यानी अगर आप देखेंगे तो मुक्त शिक्षा प्रणाली यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो आपकी होती है ओपन में, ठीक है, अगर बात करें तो उसमें रेडियो की क्या है भाई मेरी बहुत ज्यादा भूमिका है। ठीक है, जैसे आप लोग अब ज्यादातर बच्चे देखा होगा कि भाई मेरे YouTube पर जाकर के क्लास कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि रेडियो हो और सब भाई रेडियो पर जाकर के बैठ जाएं, रेडियो पर भाई कार्यक्रम आएगा यानी क्लास आएगी, लोग रेडियो पर जाकर अपनी क्लास को क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। जिस प्रकार आप लोग आकर के YouTube में क्लास को कर लेते हैं, उसी प्रकार से अगर रेडियो पर भी क्लासेज आती हैं, बच्चे उस पर भी अपनी क्लास को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी टीचर आएगा और आपको पढ़ाएगा और आपकी क्लास करवाएगा। क्या हो सकता है कि वो टीचर आएगा तो उसके सामने ऐसे दो चार बच्चे हों, उनकी आवाजें भी सुनाई दे, उस प्रकार से वार्ता करके। दूसरा, कई बार आपकी जो क्लास होगी परिचर्चा की तरह होगी, यानी उसमें 2-3 टीचर होंगे, वो अलग अलग विषयों पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके जरिए भी हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। दूसरा, परिचर्चा के जरिए तो देते हैं, एक है साक्षात्कार के जरिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साक्षात्कार वाला बताया ना कि बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि साक्षात्कार के यानी इंटरव्यू के जरिए उनको हम लोग क्या है शिक्षित करने का क्या है काम किया जाता है। तो ये सारे क्या है माध्यम है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा देने का या शिक्षित करने का क्या है काम किया जाता है। अगर हम लोग बात करें मुक्त शिक्षा प्रणाली में तो रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आप सब जैसे आप लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते ही हैं तो आपको सबको ये बात आसानी से पता होगी कि भाई कॉलेज तो जाना नहीं है। ठीक है, पहली बात, स्कूल कॉलेज चाहे कहीं पर भी ओपन हो तो जाना तो होता नहीं है, बीच में कभी कभार संडे सैटरडे चलता है। तो अगर जैसे आप लोग रेडियो पर ही अगर आपको क्लासेस दी जाएगी तभी तो यही दूरस्थ शिक्षा है। भाई कोई आकर के टीचर आकर के रेडियो पर ही आपको पढ़ा देगा। इसलिए रेडियो जो है वो कह सकते हैं कि मुक्त शिक्षा प्रणाली में यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आज हम लोग कह सकते हैं कि आज यूट्यूब आ गया तो बच्चे इस पर जाके क्लास कर सकते हैं। अगर यूट्यूब नहीं होता तो आप लोग कह सकते हैं कि जैसे ज्ञानवाणी, इग्नू का ही एक रेडियो चैनल जिसका नाम ज्ञानवाणी है, जिस पर मैंने बताया ना कि पूरी क्लासेज आती रहती है और समय समय पर इसका शेड्यूल जारी होता रहता है, वहां पर भी जाकर के बच्चे क्लास करते हैं। आप कर सकते हैं, अब कितने लोग करते कितने लोग नहीं करते तो वो अलग सवाल है, लेकिन इग्नू की तरफ से रेडियो पर ज्ञानवाणी नाम के चैनल पर पूरा रेडियो स्टेशन इन्हीं का है और इग्नू से संबंधित ही उस पर क्लासेज और जो भी प्रोग्राम होते हैं सारे उस पर आते हैं। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में आज रेडियो क्या कहे कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 12 के 12 चैप्टर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा, वो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। ठीक है, एक चीज याद रखिए, 50 नंबर का पेपर है भाई। ठीक है, 50 नंबर का पेपर मात्र 2 घंटे का है और 2 घंटे के पेपर में आपको समय का भी ध्यान रखना है और क्वेश्चन 10 ही नंबर का, 10 नंबर से ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं और 10 नंबर के लिए आप 2.5-3 पेज लिखिएगा, इससे ज्यादा पेज आप लिखिएगा मत। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि समय भी 2 घंटे का है। ठीक है,
और अच्छे से कीजिएगा। और पेपर में आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो खास तौर से ऐसे 2-4 क्वेश्चन तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा जिनको आप बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप कुछ विषय आ जाएंगे, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, या कृषि व्यवस्था है, या मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, त्योहार है, इन विषय पर आपको परिचर्चा रूपक कुछ भी लिखने को अगर कोई विषय आ जाता तो आप अपनी तरफ से भी आप उन विषयों के बारे में जो कुछ जानते हैं आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी विषय पर। इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना करके भी क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से लिख सकते हैं। बस चिंता नहीं करना, पेपर आपका आराम से पास हो जाएगा। सब्जेक्ट थोड़ा आसान है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं, इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, आराम से आपका पेपर पास हो जाएगा, ठीक।